अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो वीडियो है वो आपकी बहुत जो फरमाइश है ढेर सारी कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। तो ये मुझे ये ख़्याल इस तरह से आया कि जब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ और ख़ुश भी होती हूँ उनको देख के। कुछ कमेंट्स को देख के मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाती हूँ जब आप मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेडी और सुपर वूमेन और इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या वाकई ऐसी हूँ। तो जब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ तो मैं बहुत बैक पे चली जाती हूँ कि मैं क्या थी और आज मैं क्या बन गई हूँ और किस तरह से आप लोगों के सामने मैं अब आती हूँ। जब तो बिल्कुल टोटली चेंज एक जो है वो मेरी शख्सियत जो है वो हो गई हुई है। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो कि मैं जो आज आपके सामने इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी आपको वो लगती हूँ, तो वो मैं क्या थी, मैं कहाँ से कहाँ तक और कैसे आई। तो चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जी मेरे पैदा होने से। कि जब मैं पैदा हुई, मैं अपने माशाल्लाह पेरेंट की पहली औलाद थी, यानी बेटी बड़ी मैं हूँ। मेरे बाद जो है मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं। घर में मैं सबसे बड़ी थी और आपको पता है पहला बच्चा बहुत लाडला होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन एज अ बेटी भी मैं अपने घर में बहुत लाडली थी। अपने घर में क्या, अपने पूरे ख़ानदान में लाडली थी और लाडली हूँ, अभी भी हूँ। अभी भी मैं अपने सब, मेरे चचा ताया फूफो में सबकी लाडली आज भी हूँ, उसी तरह जैसे कि शायद मैं बचपन में थी। तो मेरी अम्मी मुझे मतलब जैसे बताती हैं कि तुमसे प्यार करते थे, तुम्हें ले लेके फिरते थे और इस तरह से। तो हालांकि मतलब वही बात है, लड़कियों को इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा प्यार किया जाता है। मेरे बाद 3 भाई मेरे आए हैं, लेकिन जो प्यार मुझे मिला है मुझे नहीं लगता कि वो प्यार उनको मिला होगा। तो इस वजह से मैं बहुत लाडली जो थी ना, वो इस किस्म की मतलब लाडली थी कि मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी मर्ज़ी। मैं जैसे जैसे थोड़ा बड़ी होती गई हूँ, पढ़ रही थी, तो एक ज़िद्दी बच्चा जैसे होता है कि जिसको अपनी ज़िद मनवानी है, जिसको ये है कि जो मैं कहूँ बस वही हो। इस तरह का मेरा जो था, थोड़ा सा जो जहन था वो इस तरह का था। क्योंकि लाड इस तरह के मुझे मिलते थे, मुझे हर चीज़ घर बैठे मिलती थी। मेरे अब्बू जो हैं, आप यकीन करें कि वो मेरे लिए जो है सारा चीज़ें वगैरह ख़रीद के लाते थे। मेरे कपड़े उन्होंने डिज़ाइन करवा के लाने, यानी जो चीज़ मैं पहनती थी वो हमारे पूरे ख़ानदान में मतलब एक मशहूर हो जाता था जी, जी उसने पहना है या उसने ये फ़ैशन किया है, कहाँ से किया है, कहाँ से बनवाया, फिर सब उसी तरह की चीज़ें कर रहे होते थे। तो मेरे अब्बू जो हैं वो उस ज़माने में अनारकली से यानी कपड़े बनाना या इस तरह का करना बहुत बड़ी बात होती थी। आज से अगर आप 40-50 साल पीछे चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि अभी तो वहाँ पे मुझे पता है इतना कुछ है नहीं, अभी तो और बहुत सारी जगह हैं, सारा कुछ है। लेकिन जब हमारा ज़माना था तो उस वक़्त वो सबसे टॉप की जगह होती थी और वहाँ से जो है मेरे कपड़े वगैरह बन के आते थे। मेरे अब्बू काम वाले कपड़े बनवा के लाते थे और इस तरह से मतलब मेरी अम्मी जो है वो भी मेरे साथ इसी तरह लगी रहती थी। मतलब मेरी हर चीज़ का ख्याल उन्होंने ही रखना है। मुझे खुद को बिल्कुल नहीं पता होता था, मैं जस्ट अपना चिल रहती थी, अपना खेला कूदा, खाया पिया। मैं जो अपने मतलब जो जिन कज़न्स के साथ मैं बड़ी हुई हूँ वो सारे लड़के थे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह से ज़्यादातर लड़के ही थे। जो मेरे चचा ताया, हम एक ही घर में रहते थे, हमारे अलग अलग पोर्शन थे लेकिन हमारा घर एक ही था। तो वहाँ पे जो है मेरे ताया वगैरह चचा थे, सबके माशाल्लाह से 4-4 5-5 बेटे हैं, किसी के 6 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं और बेटियाँ सबकी एक एक ही थी, यानी समझे। तो उन बेटियों में सबसे बड़ी बेटी मैं थी। तो मेरा काम यही था कि मैं अपने कज़न्स के साथ मुझे खेलना है। जो गेम्स उन्होंने खेली हैं गली में मोहल्ले में खेले हैं, उस ज़माने में इस तरह का मतलब माहौल था ही नहीं कि आप बच्चों को बाहर ना निकालें। अभी मैं खुद अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी और आगे जो न्यू जनरेशन हमारी आ गई है उसको भी हम यही कोशिश करते हैं
कि वो घर के अंदर ही रहें, घर के अंदर ही खेलें, लेकिन हम लोगों ने गली मोहल्लों में खेला हुआ है। मैंने गिल्ली डंडा भी खेला हुआ है, मैंने कंचे भी खेले हुए हैं, मैंने मतलब हर काम जो वो लोग मेरे कज़न करते थे मैं उनके साथ मिलके करती थी। मैं लड़कियों वाला कोई काम मेरे अंदर नहीं था, कोई गुड़िया वगैरह से मैं नहीं खेलती थी, ना कोई इस तरह की मेरी यानी एक्टिविटीज़ थी। मेरी सारी एक्टिविटीज़ वही थी जो कि मेरे कज़न खेलते थे और मैं उनके साथ खेलती थी। हमने क्रिकेट भी खेलनी है, हमने वो जो कीड़ी काड़ा हम उसे बोलते थे वो भी हमने खेलना है, पकड़न पकड़ाई खेलनी है। यानी घर में भी एक सहन था, हमारा दादा अबू जहाँ होते थे जिस पोर्शन में, तो शाम के टाइम हम सब ने वहाँ कज़न्स ने मिल के तो हम घर में खेलते होते थे। कोई लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का पता ही नहीं होता था, ना कभी आपस में लड़े थे, ना कभी हमारी माएँ लड़ी थी हमारे उसे बच्चों से, क्योंकि हम कभी इस तरह का वो किया ही नहीं था कुछ कि हमारी माएँ भी आपस में लड़ें कि भाई तुम्हारे बच्चे ने ये कह दिया या तुम्हारे बच्चे ने वो कह दिया। सब माशाल्लाह से बड़े हंसी खुशी बड़े अच्छे माहौल में जो है वो सेटअप हुआ है। और मिल के रहने का एक जो सबसे बड़ा जो मुझे यानी हम लोगों को है वो यही है कि हमें मिल के रहने में मज़ा आता है, हम सबके साथ खुश होते हैं, हम अकेले खुश नहीं होते हैं। हम अगर हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा लोग होते हैं, हम ज़्यादा यानी लोगों के साथ जब रहते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमने पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही गुजारी है। शादी हुई है तो ससुराल में भी ऐसे ही था कि सब मिलजुल के ही हम रहते थे, तो वही एक आदत बनी हुई है। अभी अब अकेले रहते हैं, लेकिन ये है कि ये भी टाइम था है, यानी अब वक्त वक्त की बात होती है। तो मैं बात कर रही थी कि मैं बचपन से ही यानी ज़िद्दी लाडली और इस तरह का मेरा सेटअप था। यानी अब अब्बू की मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी, अम्मी को तो थी लेकिन अब्बू की मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी। और अब्बू जो है वो हर काम जो मैंने कह दिए वो उन्होंने करना ही करना। इवन कि अगर मेरी कोई गुड़िया है तो मैं कह रही हूँ मुझे उसकी सालगिरह करनी है, तो मेरी अब्बू उस ज़माने में मेरे लिए केक आता था और मैं अपनी गुड़िया की सालगिरह कर रही होती थी, अपनी भी सालगिरह मेरी भी होती थी, यानी अकीका भी किया मेरा और सारा कुछ। मतलब इस तरह से जो था मैं सेटअप में बड़ी हुई हूँ, लाड वाले सेटअप में। यानी यहाँ तक कि मेरी अम्मी जैसे मेरी ईद की तैयारी करती थी तो मेरे अब्बू ने ईद से पहले एक दिन पहले मुझसे पूछना कि बेटा आपकी तैयारी हो गई सारी ईद की, तो मैंने कहना जी सारी चीज़ें ले ली। तो मैंने अम्मी की शिकायत लगा देनी, क्योंकि मुझे चूड़ियों का बहुत शौक़ होता था, इतना शौक़ अभी तक है। और इतना शौक़ होता था कि मैं एक हाथ में जैसे 4-4 5-5 दर्जन चूड़ियाँ मैं पहनती थी और मुझे अच्छी लगती थी। मेहंदी का बहुत शौक़ था। सर्दियों में मैं मेहंदी लगाती थी तो मैं चूल्हे के ऊपर यूँ हाथ रख के ना, तो ऊपर मेहंदी लगा के, आपको पता है उस वक्त वो दूसरी मेहंदी होती थी जो गोल के हम लगाते थे, तो सर्दी होती थी तो वो हाथ ठंडे हो जाते थे, तो मैं हीटर के ऊपर यूँ हाथ रख के और मैंने मेहंदी लगा रही होती थी। मुझे मतलब इतना शौक़ था। तो अब्बू मेरे ने पूछना कि बेटा हो गई, चूड़ियाँ आ गई, सारा कुछ आ गया, तो मैंने नाराज़गी से कहना कि नहीं, अम्मी ने मुझे थोड़ी चूड़ियाँ लेके दी हैं, अम्मी ने ज़्यादा नहीं लेके दी। हालांकि अम्मी बेचारी लेके आती थी, दोनों हाथों की चूड़ियाँ होती थी, मैचिंग होता था सारा कुछ, लेकिन मैंने शिकायत ज़रूर लगानी होती थी कि नहीं अम्मी ने मुझे ना चूड़ियाँ पूरी नहीं लेके दी हैं, चूड़ियाँ थोड़ी लेके दी हैं। तो मेरे अब्बू फिर जाते थे बाज़ार जाके और फिर मेरे लिए और ढेर सारी चूड़ियाँ लेके आते थे और फिर मुझे ला के कहते थे ये लो अब खुश हो। तो फिर मैं खुश हो जाती थी, मैं कहती थी हाँ अब मैं खुश हूँ कि मेरे पास इतनी ढेर सारी चूड़ियाँ आ गई हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ थी जिनको लेके हम लोग बड़े हुए हैं। इसी तरह फिर ये था कि मैंने मैट्रिक किया और मैं जो थी मतलब लाडली ज़िद्दी इस तरह की तो थी, लेकिन ये है कि मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं अपना बस वही बात है कज़न के साथ जो घर का हमारा एक माहौल था बस उसमें खेलना कूदना होता था। इसके अलावा मेरा हम लोगों का किसी से इतना मिलना जुलना नहीं था कि जैसे होता है ना कोई गली मोहल्ले में, या हम किसी को भी नहीं जानते कि हमारे साथ वाले घर में कौन रह रहा है या क्या है। इस तरह का बिल्कुल भी माहौल नहीं था। बस अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ खेलना कूदना वो हमारा काम होता था। तो मैं मतलब शायद इतनी थी मैं कि मैं ज़्यादा किसी से अट्रैक्ट नहीं करती थी, मतलब बात नहीं कर सकती थी मैं। बस अपना लगे रहना कि गेमों में लगे रहना है, अपनी इस तरह की चीज़ों में लगे रहना है। तो मैं मेरी खाला हैं वो एबटाबाद में रहती हैं, तो हम अक्सर छुट्टियां वहाँ गुजारने जाते थे। तो माशाल्लाह से वो भी काफ़ी बहन भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं हम मेरे साथ भी और सबके साथ करते थे। हम हर छुट्टियां वहीं गुजारते थे जाके। तो मैं जब वहाँ जाती थी तो माशाल्लाह से मेरे वहाँ पे कज़न्स थे, बेटियाँ मतलब खाला की बेटियाँ भी थी, बेटे भी थे। तो बेटियों के साथ तो मेरी दोस्ती बहुत होती थी। मैं उनके साथ मतलब बैठ के गपशप लगानी है, उनसे बातें करनी है। रात को हमने लेट एक ही चारपाई पे सोना है और सारी रात बातें भी करनी है, वो सारा कुछ चलता था।
लेकिन जैसे मेरे कोई कज़न है या वो है, तो वो अगर वो मुझसे बात करना चाहते थे तो मैं बात नहीं कर पाती थी। इवन कि एक दफ़ा मैं 3 महीने वहाँ पे रही, और वो 3 महीने मेरे कज़न जो थे, वो जब भी बैठते थे, हम इकट्ठे जैसे बैठते थे, तो वो पूछते थे आपका नाम क्या है, और मैं चुप, यानी कि मैं अपना नाम भी नहीं बता पाती थी कि मेरा नाम, मैं कहूँ भाई कि मैं ये हूँ, और मैं खामोशी से सर नीचे करके ना तो बैठी रहती थी। और उन्होंने वो एक किस्म की उन्होंने मेरी छेड़ बना ली कि मैं, हमने जब जहाँ कहीं इकट्ठे बैठना तो उन्होंने मुझसे पूछना आपका नाम क्या है, और मैं शर्मा जाना और नाम नहीं बताना। और 3 महीने जब हम वहाँ मतलब छुट्टियाँ गुजारते होते थे, अम्मी वगैरह सब, हम मेरी खाला, हम सब जाते थे, तो जब ये नहीं समझे कि हमारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और हमने वापस आना था, तो ऐसे ही बैठे थे सब मिलके, यानी गपशप लग रही थी, सब मिलके बैठे हुए थे। देन उन्होंने मुझसे वही सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तो मैंने आराम से हल्का सा उन्हें जवाब दिया रुबीना। तो वो, आप यकीन करें कि वो सारे इतना खिलखिला के हंसे कि उन्होंने कहा वो 3 महीने बाद ये बोली है कि इसका नाम क्या है, मतलब इतना अरसा ये यहाँ रही है, ये हम रोज़ इससे पूछते हैं, ये नहीं बोली थी, आज ये बोली है कि इसका नाम क्या है। तो मैं थोड़ा सा, यानी इस तरह की शायद थी, बेशक मैं अपने आप को बहुत बोल्ड समझती थी कि मैं बड़ी बोल्ड हूँ, या मैं मतलब गुस्सा भी दिखाती थी और इस तरह की चीज़ें भी थी, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ी सी ऐसी ही थी कि मैं थोड़ा बैक पे ही रहती थी, ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं मेरा होता था। जैसे मेरी कज़न आपस में कुछ करती थी, अब बातचीत या कुछ, तो मैं उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा, वही बात है, गेमों में और इन चीज़ों में होता था, जहाँ वो हो रही हैं मैंने वो करनी है बस, बाकी और गॉसिप और इस तरह की चीज़ें जो है मैं इनसे दूर ही रहती थी। तो और जैसे कज़न शादियों पे मिलती थी, तो आपस में जी कोई फेशियल कर रहा है, उस ज़माने में भी कोई फेशियल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं बस उनको देख के हंस रही होती थी कि यार ये क्या कर रही हैं, इनको क्या मुसीबत बनी हुई है, कोई कुछ अपने बाजुओं के साथ लगा है, कोई मुंह के साथ लगा हुआ है, और वो मुझे देख के हंसती होती थी। वो मुझे बल्कि उल्टा छेड़ती थी कि हाँ भाई तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसे ही करती हो। जबकि मुझे शुरू से वाकई में इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेकअप या इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मल सा सिंपल से कपड़े पहनती थी मैं, एक से एक, मतलब हर फैशन के कपड़े मैंने पहने हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन ये इस तरह की जो चीज़ें थी वो मैं शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, और आज तक भी मेरा यही हाल है कि आज भी मैं ऐसे ही होती हूँ। तो इस तरह के सेटअप से जब मैं निकली हूँ, यानी अब मैं, मेरा ख्याल है मेरे मैट्रिक के पेपर हो रहे थे, स्टोरी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे मैट्रिक के जब पेपर हो रहे थे, तो मैं मेरा पहला, मेरा ख्याल है, पेपर था जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो वो भी बड़ा फ़नी सीन हुआ था। असल में मेरी वालदा थी, तो उनकी एक दोस्त थी, तो वो मेरी अम्मी के पीछे पड़ गई कि भाई कोई रिश्ता है तो हम तुम्हारी बेटी को मतलब दिखाना चाहते हैं ना। अभी हालांकि उस वक़्त मैं मैट्रिक में थी, तो उस वक़्त आपको पता है उस ज़माने में ये होता था कि सास ससुर और उन सबको साथ लेके चलते थे, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो मेरी अम्मी ने मतलब कहा कि भी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने सास ससुर से बात ना करूं, और मैं अपनी मतलब मैं लड़का देखने चली जाऊं, या तुम्हें मैं कहूं कि आ जाओ उनको बुला लो तो वो लड़की मेरी देख ले। अभी तो मेरी बेटी ने मैट्रिक भी नहीं किया है, तो अभी तो हमने शादी भी नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे तुम्हारी बेटी अच्छी लगती है, तो मैं इसके लिए मतलब भाई रिश्ता करवाना चाहती हूँ, एक लड़का है बड़ा पढ़ा लिखा, ये वो इस तरह से करके उन्होंने अम्मी से बात की। तो लेकिन मेरी अम्मी नहीं मानी, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं जब तक अपने सास ससुर से बात नहीं करूँगी, मैं कभी भी तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाऊँगी, और ना मैं उन्हें इजाज़त दूँगी कि वो मेरे घर पे आएँ, पहले मैं अपने बड़ों से पूछूँगी। तो मेरी अम्मी मेरी दादा दादी के पास गई होंगी, ज़ाहिरी बात है उन्हें बताया होगा कि इस तरह का मामला है, कोई रिश्ता आ रहा है या क्या है। तो वो मेरे दादा अबू जो थे, उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मेरी शादी जो है वो यहाँ करवाएंगे, ये मेरी फूफो के बेटे हैं, मेरी अपने फूफो के घर शादी हुई हुई है। तो ज़ाहिर है आपको पता है, एक बुज़ुर्ग जो पहले से एक तय कर लेते हैं रिश्ते जी के इस तरह से होगा। तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि नहीं भाई, बाहर कहीं नहीं जाना, हमने तो ये सोचा हुआ है। तो आपको पता है जैसे बड़े थे उन्होंने कह दिया, तो अम्मी ने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ, मैं नहीं ऐसी बात करती। और मेरे सास ससुर, मैं दादा दादी जो थे, उन्होंने मैं भी कि मेरे यानी जो ससुराल वाले मतलब अपनी बेटी या दामाद को मैसेज पहुंचाया होगा कि भाई इस तरह से ये मामला हो रहा है, और अगर तुम लोगों ने करना है तो तुम लोग आओ और मंगनी शंगनी करो, जो भी करना है। तो उन दिनों मेरे हस्बैंड जो थे वो सऊदीया होते थे, तो वो बाहर से आए हुए थे, और उनकी छुट्टी को मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन थे वापस जाने में। तो मेरे ससुराल की तरफ से लेटर आ गया जी कि आप ऐसा करें कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो आके छोटा मोटा कोई शगन जो भी करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि बेटे ने तो फिर चले जाना है, आगे उसकी छुट्टी नहीं है।
तो 2-3 दिन ही हमारे पास हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तो वो आ जाए। तो इस तरह से जो है मेरी मंगनी हुई, और मेरा पहला पेपर है, और मेरी अम्मी जो है वो मंगनी की तैयारियों में लग गई हैं, यानी जो भी उस वक़्त उन्होंने लेके जाना था, जो भी करना था, यानी बात पक्की करने के लिए। और आप यकीन करें मैं रो रही थी कि मुझे साथ जाना है, और मुझे उस वक़्त ये बिल्कुल नहीं पता था कि भाई ये एंगेजमेंट हो रही है, और उस ज़माने में आपको पता है ये इकट्ठा एंगेजमेंट और इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। और मैं ये रो रही हूँ कि मुझे अपनी अम्मी के साथ जाना है, मुझे ये नहीं था कि वो एंगेजमेंट के लिए जा रही हैं तो मुझे जाना है। मैं अम्मी से रो रो के कह रही हूँ मैं भी आपके साथ जाऊँगी, मैंने भी आपके साथ जाना है, क्योंकि एक आदत थी जहाँ अम्मी ने जाना है वहाँ मैंने लाजमी ही जाना है, उनके साथ मैं लाजमी जाती थी हर जगह पे। तो मुझे हो रहा था कि ये जा रही हैं पिंडी और मुझे नहीं लेके जाएंगी, और मैं रो रही हूँ कि नहीं जी मुझे जाना है। और मेरे ताया थे जो अम्मी के साथ आए थे बड़े, तो वो अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, तो वो अम्मी को कहते हैं कि छोड़ो भाभी इसको ले जाते हैं, क्या है कोई बात नहीं है, फेल ही होगी ना मैट्रिक में, खैर है, अब तो इसकी मंगनी हो रही है तो फेल भी हो जाएगी तो खैर है, तो कुछ नहीं होता, हम इसको साथ ही ले जाते हैं। तो अम्मी मेरी नहीं नहीं, अम्मी को मतलब वो हो रहा था कि यार इसको मैं किधर साथ लेके जाऊंगी। बहरहाल समझा बुझा के उन्होंने मुझे कहा कि बस हम एक आध दिन में वापस आ जाएंगे, तुम अभी इधर ही रहो, फिर लेके जाएंगे तुम्हें ना। तो यानी मतलब इस तरह की मेरा वो था कि मुझे ये भी शौर नहीं था कि ये हो क्या रहा है क्या नहीं। और जिस दिन मेरा वही बात है पहला पेपर था मैट्रिक का, उस दिन मेरी मंगनी समझे हुई, मेरी अम्मी वगैरह गए जाके, जो भी इनको अंगूठी वगैरह पहनानी थी वो पहना के आ गए। और उसके बाद जो है वो फिर तकरीबन 3 साल 4 साल मेरी मंगनी रही, और उसके बाद मेरी शादी हुई थी। तो ये है कि मैं मतलब वही बातें इसी तरह की मेरी आदतें थी, लाओबाली तरह किस्म की, कोई बात सुन के भड़क जाना और इस तरह की चीज़ें थी। क्योंकि मेरी पुप्पो की बेटियां थी सारी, मतलब जो मेरी नंदे वगैरह थी, तो वो अक्सर कभी आना जाना होता था तो वो मुझे कुछ छेड़ देती थी और मैं गुस्सा कर जाती थी कि हाँ हाँ मैं तो ऐसे नहीं करूँगी। उन्होंने कहा ना हम तुम्हें बुर्का पहनाएंगे, और मैं कहती होती थी खब मैं तो बुर्के को आग लगा दूंगी, मुझे कोई कहेगा बुर्का पहनो ये वो। तो मेरी अम्मी मुझे समझाती होती थी कि बेटा उन्होंने तुम्हें पहना तो नहीं दिया ना, वो सिर्फ तुम्हें कह रही हैं, वो तुम्हें छेड़ रही हैं, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो। जब शादी होगी, जब जब वो लेके आएंगे बुर्का तब देखी जाएगी, अभी तुम क्यों इस तरह की हरकतें करती हो या इतना गुस्सा दिखाती हो, यूं करती हो वो करती हो। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि मैं थोड़ी इस तरह की जज्बाती टाइप की लड़की थी कि फ़ौरन जज्बाती हो जाना है, फ़ौरन गुस्सा कर जाना है, फ़ौरन मतलब इस तरह से कर जाना है। तो मैं इस तरह की हरकतें करती होती थी। तो इसी तरह करते करते फिर मेरी शादी हुई है। जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे से हस्बैंड भी मुझे ऐसे ही मिल गए कि जिन्होंने मेरा बहुत नाज उठाए। यानी वो कहते हैं ना, मैं अपने ससुराल में भी बहुत लाडली थी। मेरे मतलब पुप्पो जो थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बाकी सारे घर वाले भी बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे रखा। मेरी जो ज़िद्दीपन, मेरी जो इस तरह की आदतें थी, उन सब को उन्होंने बर्दाश्त किया और कभी शिकायत नहीं की। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल सच बात है कि उन्होंने कभी इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं की थी। हो सकता है वो बेचारे मुझसे तंग भी आते होंगे। अगर अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ख्याल आता है, मैं कहती हूँ यार मैं वाकई में, मेरे हस्बैंड सही कहते थे कि मैं कितना तंग करती थी सारों को। तंग करने से मुराद ये था कि जैसे मुझे आदत थी, मैंने फुल वॉल्यूम में गाने सुनने हैं, तो मैं जब लगाती थी तो मैं फुल वॉल्यूम में लगाती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहना कि आहिस्ता आवाज़ कर लो, यानी आहिस्ता आवाज़ में सुन लो, तो मैं गुस्सा कर जाती थी कि हाँ हाँ मुझे ये क्यों कहा है जी कि आहिस्ता आवाज़ में सुनो, मुझे तो फुल आवाज़ में ही सुनने, मुझे पसंद ही फुल वॉल्यूम में है, तो मैं क्यों आहिस्ता आवाज़ में सुनूं। मतलब वो इस सेंस में कहते थे कि बाकी घर वाले डिस्टर्ब हो रहे होंगे या इस तरह से। तो मैं उस वक्त उन चीज़ों को नहीं समझती थी, क्योंकि एज ऐसी थी कि नहीं पता लगता था। अगर कोई बात कहता भी था तो मैं उसको इस सेंस में लेती ही नहीं थी कि ये किस सेंस में मुझे कहा जा रहा है। मैं अपने वो बच्चों वाले सेंस में ही रहती थी। मैंने दुपट्टे के साथ ही अपने हस्बैंड के साथ मैं आती जाती थी, अंदर बाहर जाना है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया था कि क्यों ऐसे कर रही हो या यूं करो या वो करो। उन्होंने मुझे वही बात है कि वहाँ पे भी मुझे उसी तरह का माहौल मिल रहा था जैसा कि मैं अपने घर में थी, अपनी मर्जी की यानी मालक। तो इस तरह का माहौल था। मैं अपने ससुराल में भी जब आई हूँ तो मैं वहाँ पे भी फ्लैट सिस्टम था जहाँ मेरे मतलब शादी होके मैं आई थी। तो वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग थे, बच्चे थे, यानी जो मेरे नंद और देवर की एज के थे, वो आपस में खेलते थे। तो मैं भी उनके साथ खेलती थी जाके, मैं छत पे जाके उनके साथ क्रिकेट भी खेल रही होती थी। डालने छत पे कपड़े जाना और वहाँ जाके मैंने क्रिकेट खेलना शुरू हो जाना। तो इस तरह की यानी चीज़ें जो है मैं शादी के बाद भी करती रही हूँ। और वो लोग मतलब उस वक़्त जो उस एरिया के थे वो सारे, मतलब मैं बड़ा मशहूर हो गई जी कि ख्वाजा साहब की, मेरे ससुर को ज़्यादा सारे ख्वाजा साहब कहते थे। तो वो ये कहते होते थे जी ख्वाजा साहब की बड़ी मॉडर्न बहू आई है ना।
वो बड़ी मॉडर्न सी है। मॉडर्न मीन्स यही था बस कि मैं वही बातें अब आया नहीं पहनती थी, और वही बातें यही बच्चों के साथ खेलना है और इस तरह के काम करती थी। और मैं कुछ ऐसा मॉडर्न नहीं थी कि कपड़े शपड़े मैं कोई अलग से नहीं पहनती थी। कपड़े हमारे वही शलवार कमीज़ जो हमारा एक है रवाज, वही मैंने पहनना है। मुझे बहुत शौक़ था, मुझे साड़ियों का बहुत शौक़ था। और मैंने, आप यकीन करें, मेरा हाल है बरी में भी कोई 8-10 साड़ियाँ थी, और जहेज़ में भी अम्मी से मैंने शलवार कमीज़ से ज़्यादा मैंने साड़ियाँ ली हुई थी। मुझे बहुत शौक़ था साड़ियों का। और मैंने क्या करना है, मैंने सुबह उठना है, मैंने उठ के जो नाश्ता करना है, उसके बाद मैंने घर का अगर कोई काम है वो करना है, और करने के बाद फिर मैंने अपनी वो साड़ियाँ पहननी है, और अपना मतलब जेवर शेवर जो भी होता था वो सारा पहन के तैयार होकर मैं बैठ जाती थी। मतलब मुझे शौक़ था इस तरह की चीज़ों का कि मैं भाई पहनूं। और मैंने अपनी शादी के, आप यकीन करें, सारे कपड़े पहने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी कपड़ा पड़ा हो या मुझे हसरत हो के खो मैंने ये कपड़ा नहीं पहना। मतलब मैंने, एक होता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि बाज़ लड़कियां, जैसे वो शादी के कपड़े होते हैं वो पड़े ही रह जाते हैं, उनके संदूकों में पड़े छोटे हो जाते हैं, और वो बाद में अफसोस कर रही होती हैं, जी हमने ये इतने शौक़ से बनवाए, हमने पहने नहीं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मैंने अपने सारे कपड़े जो हैं वो पहने, उनको सब चीज़ों को मतलब इस्तेमाल किया। और इसी तरह जो था, मेरे हस्बैंड जो थे वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। वो भी वही बात है, वो भी मेरे कपड़े सिलवा के मुझे दे रहे हैं। मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी, मुझे बाहर इस सेंस में नहीं निकलती थी कि ना मैं कभी बाज़ारों में शॉपिंग करने जाती थी, ना मैं कभी कपड़े बनाने के लिए कभी बाज़ारों में फिरती थी। मुझे घर बैठे सारी चीज़ें मिलती थी। शादी से पहले जो था वो अम्मी अब्बू कर रहे होते थे, शादी हुई तो हस्बैंड ऐसे मिल गए। इवन के मेरी जो शादी की शॉपिंग थी वो भी सारी मेरी अम्मी और अब्बू ने ही की थी। मेरी अब्बू ने मेरी साड़ियों पे काम करवा के मुझे ला के दिया है, और मैं खुश हूँ कि मेरे मतलब मुझे बैठे बैठाए चीज़ें मिल रही हैं। इवन के मेरा जो पहले दिन का जोड़ा था, मेरा गरारा लहंगा जो भी मैंने पहना था, वो भी मेरी अम्मी ख़रीद के लाई थी। यानी अम्मी गई हैं, वो ख़रीद के ले आई हैं, बस ठीक है, अभी मैंने वही पहन ली है। ना कोई ये इतराज़ किया जी ये ऐसा क्यों नहीं है या वैसा क्यों नहीं है। जो मिल जाता था उसी में खुश हो जाती थी कि घर बैठे मिल गया। और आगे आई तो हस्बैंड भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी हर चीज़ मुझे घर पे ला के देनी है। इवन कि मेरे जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ मतलब वो ला के देते थे। मैं मज़े से घर में बैठ के पहनती थी। मुझे कोई ये टेंशन नहीं होती थी कि मुझे बाज़ारों में जाना। लेके जाते थे, ऐसा नहीं है कि मुझे लेके नहीं जाते थे, मुझे अपने साथ ज़रूर लेके जाते थे, लेकिन मुझे उस तरह से शौक़ नहीं था बाज़ारों में जाने का और करने का। अगर मुझे घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं तो मैं उसी में खुश रहती थी। लेकिन ये है कि हस्बैंड मेरे मुझे हर जगह पे लेके जाते थे, बाज़ारों में भी उन्होंने लेके जाना है। अपना क्या कहते हैं उसको, सैरें बहुत करवाई हुई हैं उन्होंने मुझे। मतलब 3 महीने वो रहे थे शादी के बाद, और 3 महीने जो है वो हम लोग सैरें ही करते रहे थे। मतलब डेली हमने शाम के टाइम कहीं ना कहीं जाना है, वो मुझे लेके जाते थे। खाना खिलाने भी लेके जा रहे हैं, वैसे भी घूमने फिरने जा रहे हैं। तो इस तरह का यानी जो माहौल था वो मुझे आगे आके भी मिला। तो मेरी आदतें तो वैसी की वैसी रहीं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो बस यही था कि मैं, वही बात है कि इसी तरह से मैं मतलब चल रही थी, कर रही थी सारा कुछ। और मेरी जो मतलब एक दफ़ा मैं वहाँ पे, मेरे हस्बैंड बाहर थे तो मेरे सर में बहुत दर्द होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने घर वालों को कहा कि इसकी ना नज़र वगैरह टेस्ट करवाएं, हो सकता है इसकी नज़र ख़राब हुआ है जिसकी वजह से इसको इतनी सर दर्द होती है, तो आप ना इसका ज़रा टेस्ट करवा लीजिएगा। तो मेरे जेठ थे तो वो मुझे कहते हैं चलो मैं इसे ना लेके जाऊँगा। तो वो मुझे लेके तो डॉक्टर पे गए हैं। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी तो अभी डॉक्टर नहीं आया हुआ था, मेरा तीसरा नंबर था, मुझे अभी आज भी याद है। तो मैं बैठी हुई थी तो वो मुझे बिठा के तो मुझे कहती हैं अच्छा तुम इधर बैठो, अभी तो डॉक्टर नहीं आए। तो सामने ही मेरा एक फ्रेंड है तो मैं ज़रा उसके पास बैठ रहा हूँ, तो मैं अभी आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो वहाँ पे चले गए। अब वो वहाँ चले गए और पीछे से डॉक्टर आ गया, और अब आपको पता है तीसरा नंबर था तो मेरी फ़ौरन ही बारी आ गई। जब मेरी बारी आई उन्होंने बोला मेरा नंबर, तो मैं जाके डॉक्टर की कुर्सी पे बैठी जाके। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा जी क्या मसला है आपका। जब उसने मुझे ये कहा तो आप यकीन करें कि मैंने आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। वो डॉक्टर बेचारा परेशान हो गया, और वो कहे बीबी क्या हुआ है आपको, खैरियत है, आप किसके साथ आई हुई हैं, आपके साथ कौन है, ये वो। तो मैंने बस उन्हें इतना कहा, मैंने कहा वो मैं भाईजान के साथ आई हूँ, भाईजान वो सामने गए हुए हैं तो वो अभी आए नहीं हैं। वो खैर डॉक्टर ने मुझे कहा, कहते ठीक है आप साइड पे जाके बैठें, जब भाईजान आएंगे फिर हम आपको बुला लेंगे, आप बैठें। और दूसरा जो अगला नंबर था उन्होंने उनको बुला लिया, और उन्होंने मुझे क्या किया, जो उससे अगले नंबर थे वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मेरी पर्ची लेके किसी और को दे दी।
तो इतनी देर में भाईजान आ गए और वो आके मुझे कहते हैं हाँ बारी आ गई। तो मैंने उन्हें ये अपनी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा जी मैं वो बुलाया था उन्होंने तो मैं तो बोली ही नहीं, मतलब मुझसे बात ही नहीं हुई है, मैं रोने लग गई हूँ। तो वो मुझे उन्होंने इधर बिठा दिया ना, तो वो बेचारे वो भी हंसने लग गए। कहते हैं और दिखाना था ना, उनको बताना था कि मैं अपनी आंखें दिखाने के लिए आई हूँ, अपनी नज़र टेस्ट करवाने आई हूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं बोला गया ना। तो ओ खैर वो फिर जब बारी आई फिर भाईजान ने ही उनसे बात की, उन्हें बताया मेरी नज़र वगैरह टेस्ट हुई और मुझे ऐनक लगी। तो बताने का मकसद ये है कि मैं ऐसी थी कि मैं डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकती थी। बेशक मैं अपने आप को बड़ा समझती थी कि मैं कोई हूँ, मतलब भाई मैं बड़ी यूँ हूँ वो हूँ, लेकिन मैं नहीं बात कर सकती थी। इवन कि मैं हस्बैंड के साथ भी जब कभी होता था, बंदा इंसान है बीमार हो जाता है, तो मैं कभी हस्बैंड के साथ जैसे डॉक्टर पे जाना, तो आपको पता है कि उस ज़माने में अभी भी होता होगा, अभी तो अरसा हो गया इस तरह के किसी डॉक्टर पे गए हुए। अभी भी है एक आध डॉक्टर यहाँ पे भी ऐसे ही है। वो जैसे ना एक तरफ मर्दों की वो उनका कमरा होता है, एक तरफ लेडीज़ का, और दरमियान में जो है वो डॉक्टर साहब बैठे होते हैं और फिर वो नंबर बोलते हैं भी जिसका नंबर आएगा उसने अंदर जाना है। तो आप यकीन करें मैं अपने हस्बैंड से कहती होती थी मेरा नंबर आएगा तो आपने उधर से अंदर आ जाना है। तो वो मुझे हंसते होते थे, कहते थे यार तुम बीमार हो, तुम उन्हें बताओगी तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे क्या पता तुम्हें क्या हो रहा है। तो तुम उन्हें बताओगी तो डॉक्टर तुम्हें दवाई देगा ना। तो मैं कहती होती थी कि नहीं, आपने उधर से आ जाना है, बस जैसे ही मेरा नाम आएगा तो आपने उधर से ज़रूर अंदर आना है और आपने आके डॉक्टर को बताना है कि मुझे क्या हुआ है, बुखार है, नज़ला है, खांसी है, क्या है। तो ऐसे ही होता था कि उधर से जब मेरा नाम पुकारा जाना तो उधर से हस्बैंड ने भी फिर उस बॉक्स में ही आ जाना और फिर आके हस्बैंड ने बात करनी जी कि इसको बुखार चढ़ा हुआ है या इसका गला ख़राब है। तो इस तरह का मेरा जो था वो आदतें थी मेरी, यानी कि मैं नहीं बोल पाती थी, मैं नहीं बात कर पाती थी। बेशक मैं फिरती चलती फिरती थी इनके साथ, हर जगह पे जाती थी, बाज़ारों में भी जाना है, दुकानदारों से भी यही डील करते थे। यानी मुझे मैंने कभी भी ये होता है ना कि ये कितने का या कितने, कुछ नहीं, अगर कोई चीज़ पसंद करनी है वो मैंने पसंद कर दी है कि भी मुझे ये चाहिए या मुझे ये लेना है। बाकी सारा काम हस्बैंड का होता था, वही करते थे। तो मुझे कहीं भी बोलने की भी ज़रूरत पड़ती भी नहीं थी, वही क्योंकि साथ होते थे। तो इस वजह से मुझे ना नई आदत थी ना शॉपिंग करने की ना इस तरह की चीज़ों की। तो इस तरह से मैं बस जो था अपनी लाइफ जो थी गुजार रही थी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गई मैं, बेहतर इस सेंस में कि थोड़ा बात करने लगी। जब बच्चे हुए तो लाजमी बात है फिर आपको करना ही पड़ता है। जब हस्बैंड थे तब भी बेटा मेरा जब हुआ बड़ा तब हस्बैंड मेरे साथ ही थे, तो तब भी मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई है क्योंकि वो होते थे। जब वो साथ होते थे तो मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी क्योंकि मुझे पता होता था वो मेरे साथ हैं, वो मुझे हर जगह लेके जाते थे, मुझे किसी के साथ नहीं जाने देते थे। लेकिन ये है कि अपने साथ वो हर जगह पे मुझे लेके जाते थे खुद, यानी जहाँ जाते थे वो मुझे साथ लेके जाते थे। वो नहीं पसंद करते थे कि मैं किसी के साथ भी बाज़ारों में जाऊँ या इस तरह से। और मैंने भी कभी इस बात से उनसे लड़ाई नहीं की थी या कभी गुस्सा नहीं किया था कि आप क्यों नहीं जाने देते या मैं क्यों ना जाऊँ। मैं हमेशा, मुझे होता था कि वो मुझे हर जगह लेके जाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे कहीं शॉपिंग पे नहीं लेके गई हूँ या खाना खिलाने ना लेके गई हूँ या वैसे घुमाने ना लेके गई हूँ। वो हर जगह लेके जाते थे, तो इसलिए मुझे कभी उनसे इस बात की कंप्लेन ही नहीं हुई थी कि वो मुझे किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं जाने देते हैं। मैं उसी में खुश थी कि ठीक है भाई मेरे हस्बैंड मुझे हर जगह लेके जाता है। तो इसी तरह जब बेटा मेरा बड़ा हुआ, हस्बैंड साथ थे, तब भी मुझे इतना फील नहीं हुआ वो बीमार हुआ है कुछ भी हुआ है। हस्बैंड साथ हैं, हस्बैंड साथ जा रहे हैं, सारा कुछ वो भी वही डील कर रहे होते थे, मैं जाती ज़रूर थी लेकिन डीलिंग सारी उन्होंने ही करनी होती थी, तो मैं रिलैक्स थी। उसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी पैदा हुई है, फ़खरुन्निसा जो है, जब वो पैदा हुई तो वो 20 दिन की थी जब मेरे हस्बैंड जो है वो दोबारा से सऊदी अरब चले गए थे, यानी अपना काम के सिलसिले में। तो जब वो गए हैं ना तो उसके बाद मेरे सर पे एक जिम्मेदारी पड़ी, यानी 2 बच्चे थे मेरे पास और वही बात है सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। तब मैं थोड़ा बुखलाई ज़रूर थी क्योंकि आपको पता है आदत ना हो तो बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती है कि क्या कैसे करना है। तो तब मैं थोड़ा सा बहुत परेशान हुई थी, बल्कि थोड़ा सा क्या बहुत परेशान रहती थी। फिर बेटी मेरी बीमार रहती थी तो उसको लेके डॉक्टरों पे जाना, सुबह भी जा रही हूँ, दोपहर को भी जा रही हूँ, शाम को भी जा रही हूँ। बेटा कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, उसको मदरसे छोड़ने जाना है, मदरसे से लेने जाना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां जब मेरे ऊपर आईं और फिर उसके साथ साथ घर का खाना पीना सारा कुछ हमारा अपना मतलब अलग से था, तो वो भी मुझे करना कि भाई सौदे लेने भी मैं जा रही हूँ और सारा कुछ कर रही हूँ। तो उस वक़्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, मैनेज भी करती थी। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा घबरा जाती थी इस वजह से क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी
यानी मुझे इतनी भी आदत नहीं थी कि मैं अपने अपने गेट पे खड़े होके कभी सब्ज़ी लूँ। अगर कभी जैसे हम लोग अलग बनाते थे खाना वाना, तो मेरे हस्बैंड ने जब कभी काम पे जाना तो अपनी अम्मी को कह के जाते होते थे कि माँ जी वो सब्ज़ी वाला आएगा तो रुबीना को जो चाहिए होगा या ये चीज़ें इसको ले देना। तो वो मेरी सास ने सब्ज़ी वाला आना, उन्होंने उनसे चीज़ें वगैरह मुझे परचेज़ करके दे देनी। यानी मैं यहाँ तक भी कभी नहीं जाती थी कि मैं गेट पे भी जाके सब्ज़ी लूँ। और जब ये गए हैं तो उसके बाद लाजमी बात है मैं ग्रॉसरी करने भी जाती थी, टैक्सी पे जाना, चीज़ें ख़रीदनी। और मैं उस वक़्त मैं ये सोच रही होती थी, मैं कहती थी यार कभी मैं घर के गेट तक नहीं आई थी और अभी मैं मुर्गी भी ख़रीद रही होती हूँ, गोश्त भी ख़रीद रही होती हूँ, सब्ज़ियों वाली दुकानों पे भी खड़ी होती हूँ आके इस तरह से। तो ये क्या है, यानी मुझे वो बहुत मुश्किल तो बहुत लगता था, लेकिन ये था कि मैं करती थी, बड़े अच्छे तरीके से मैं उसको लेके चल रही थी, संभाल रही थी। बच्चों को खुद ही डॉक्टरों पे भी लेके जाना है, जो भी मसले मसाइल होते थे वो सारे मैंने खुद ही हैंडल करने हैं। लेकिन ये है कि जब 3-4 साल गुजरे इसी तरह मेरी स्ट्रगल में, तो मैं थोड़ा सा तंग आ गई इस चीज़ों से, इन चीज़ों से। और मुझे मतलब गुस्सा भी आता था और मुझे बुरा भी लगता था। मैं कहती थी यार एक बंदा जो मुझे कभी गेट पे नहीं जाने देता था और अब मैं बाज़ारों में धक्के खा रही होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें बहुत फ़ील होती थी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, मुझे नहीं ऐसे रहना, मुझे वही लाइफ चाहिए जो मेरी लाइफ थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा जी मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, या तो आप हमें बुलाएं या आप खुद आएँ। तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से सरवाइव करना। मैं कर तो रही हूँ, लेकिन ये है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी अपने हस्बैंड को बाहर ख़त वगैरह लिख के, उस वक्त ख़त वगैरह जाते थे, कभी उनमें शिकायत नहीं की थी, कभी उन्हें परेशान नहीं किया था कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। बहुत मुश्किल मुश्किल हालात भी मैंने देखे, पर मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया था इस सेंस में। हाँ, जब वो आते थे, छुट्टी आते थे, तब मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती थी कि भाई ये वो खुद मुझसे पूछते थे कि कैसा गुजर रहा है, क्या कर रही हो, कैसे करती हो। तो वो जब मैं फिर बता रही होती थी, मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाती थी कि भाई मेरे से नहीं होता, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। अब क्योंकि मुझे आदत नहीं है, आपने मुझे आदत नहीं डाली है, और अब एकदम से मुझे इस तरह की जब करना पड़ता है तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं करती तो हूँ लेकिन बस मुझसे अब नहीं रहा जाता, मैं नहीं कर सकती, आप आएँ या हमें वहाँ पे बुलाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम लोगों को वहाँ पे बुला लूँ और तो हम लोग इकट्ठे रहें। मुझे बस ये था कि हम इकट्ठे रहें, खुश रहें, बेशक कम में रहें, कम हमारे पास हो, लेकिन हमें इकट्ठे होना चाहिए। ये मेरे जहन में ज़रूर होता था। तो मैंने अपने हस्बैंड से जब ये कहा, उन्होंने भी खैर इस चीज़ को समझा, क्योंकि वो ख़ुद भी जानते थे कि मैं किस किस्म की मैं हूँ। तो उन्होंने फिर ये था कि मुझे हमारे लिए फिर इंतज़ाम किया वीज़े वगैरह का, क्योंकि इनको कंपनी की तरफ से तो अलाउ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे वीज़ा भी परचेज़ किया, सारा कुछ यानी ख़ुद से किया। सारा कुछ कर करा के तो इन्होंने फिर हमें बाहर बुला लिया, हम सऊदी अरब चले गए। तो उसके बाद ये है कि वहाँ पे भी हमारी लाइफ जो थी वही बात है, सेम फिर पहले की तरह ही हो गई कि मैं घर में बैठी हुई हूँ, मुझे घर के काम करने हैं बस, और अपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो मेरे हस्बैंड की थी, उन्होंने कमा के भी लाना है, और उन्होंने अपना क्या कहते हैं उसको, घर का भी सारा जो निज़ाम था वो ही देखते थे। मीन्स के जो ग्रॉसरी जो चीज़ें भी होती थी, बेशक मैं वही बात है वहाँ पे भी उनके साथ जाती थी लेने के लिए, सारा कुछ करती थी, लेकिन ये था कि सारी ज़िम्मेदारी उनके अपने ऊपर थी। मतलब वो हर चीज़ मुझे घर बैठे प्रोवाइड करते थे। मैं वहाँ भी, हमारे जिस एरिया में हम रहते थे वो पाकिस्तानी एरिया था, वहाँ पे औरतें जाती थी चीज़ें वगैरह ख़रीदने, सारा कुछ करने, लेकिन मैं कभी नहीं, वहाँ भी कभी नहीं निकली थी। इवन कि अगर मेरे पास हल्दी नहीं है या कोई एक मसाला भी कम है या ख़त्म है, तो मैं कभी बाहर निकल के, हालांकि मेरे बाहर निकलो तो सारी वहाँ पे शॉप्स थी, और मतलब जो वहाँ मुझे जानते हैं या मेरी कज़न वगैरह वहाँ रहती थी, वो मुझे कहती होती थी यार तुम्हारे तो घर के पास सारा कुछ मिलता है, तुम जाके खुद ही ले आया करो। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे आदत नहीं है, मुझे मतलब वो ला देते हैं सारी चीज़ें, तो मैं नहीं जाती हूँ, और मुझे आदत भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी मतलब नहीं पसंद करते थे, तो मैं नहीं जाती थी। अपना जो घर का माहौल है उसी में अपना खुश हूँ, अपना अपनी वही बात है, मेरी अपनी एक्टिविटीज़ जो थी, जो कि मैं पहले अपनी वीडियोस में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मैंने अपने गाने सुनने, अपनी गेम्स खेलनी, अपने घर का काम करना है। मैंने घर को एक बड़ा ऑर्गेनाइज करके मैं चलती थी। बिल्कुल छोटा सा हमारा घर था, कोई इतना बड़ा हमारा सेटअप नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे नहीं थे। तो उसी, लेकिन मुझे बस खुशी ये होती थी कि मेरे बच्चे, हम अगर अपने मतलब हस्बैंड के मैं साथ हूँ, मेरे बच्चे अपने बाप के साथ हैं, और हम लोग इसी में खुश रहते थे। हमें वो एक कमरा भी महल लगता था कि जहाँ पे हम लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे हमने खाना खाना है। मैंने अपनी एक घर की एक रूटीन बनाई हुई थी
जो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मैं उसको उसी तरह चलाती हूँ कि हम लोगों ने खाना जो है दोपहर का हो रात का हो हमने इकट्ठे ही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह का नाश्ता जो था वो हमारा होता था कि बच्चे ज़ाहिर है स्कूल जाते थे, हस्बैंड जल्दी ऑफिस चले जाते थे, तो वो उस हिसाब से मैं करती थी। लेकिन बाकी जो खाना होता था दोपहर का और रात का वो हमने मिल के खाना है, इकट्ठे खाना है। और इसी तरह से जो है वो अपना जो है टाइम बड़ा अच्छा गुजर रहा था। और बच्चे भी मतलब पढ़ना शुरू हो गए। बेटे ने पहले कुरान हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद ये था कि उसको स्कूलिंग शुरू हुई, वो पढ़ने लग गया। बेटियां भी इसी तरह जब जैसे जैसे बड़ी होती गई, क्योंकि इनमें काफ़ी दोनों तीनों बच्चों में गैप है ज़्यादा, तो उस वजह से मतलब ना उसी हिसाब से फिर ये इनकी स्कूलिंग भी स्टार्ट हुई। तो वो सारा सिलसिला उसी तरह चल रहा था। मैं बिल्कुल वैसे ही दोबारा से फिर से वैसी ही हो गई, हस्बैंड के पीछे छुप गई कि फ्रंट पे हस्बैंड होते थे और मैं पीछे थी। वहाँ पे भी मैंने कहीं भी जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, वैसे भी वहाँ अरबी बोलते थे, वो वैसे ही समझ नहीं आती थी। तो मैंने वही बात है, हस्बैंड ने जहाँ जाना है उन्होंने ही बात करनी है, उन्होंने ही सारा कुछ करना है। मैं इनसे बस कहती होती थी इससे ये पूछें कितने का, इसको कहीं इतने का दे दे, या इस तरह से करके अपनी ज़ुबान में इनसे बात करती थी और आगे जो है वो हस्बैंड ही डील करते थे। तो मुझे मतलब वहाँ पे भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून लाइफ हमने गुजारी है जैसी भी थी, लेकिन सुकून था उसमें, बहुत सुकून था कि हम लोग साथ हैं, इकट्ठे हैं। कम है बेशक, लेकिन हम उसी में खुश थे। अपनी जो सैलरी थी उसको बड़ा मैनेज करके चलना, मैंने मतलब बहुत समझदारी से, जो जिसे कहते हैं ना कि अपने घर को मैंने चलाया है। बेशक मैं जितनी मर्ज़ी ज़िद्दी थी, जितनी मर्ज़ी मेरी इस तरह की आदतें थी, लेकिन मेरे में एक शायद अच्छाई ये थी कि मुझे जो कुछ कहा जाता था मैं उस पर अमल करने की कोशिश करती थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड जैसे मुझे जो चीज़ समझाते थे, सिखाते थे, तो मैं उसको उसी तरह लेके चलती थी। मैं उसमें ज़िद नहीं करती थी। और बल्कि मेरे हस्बैंड मुझे एक टाइम ऐसा आया था कि वो ये कहने लगे थे कि रुबीना, मैं सिर्फ सोच रहा होता हूँ कि भाई तुम ऐसी हो जाओ या तुम ऐसे करो, लेकिन तुम ऑलरेडी वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली कर रही होती हो। मुझे तुम्हें कहना भी नहीं पड़ता कि रुबीना ये ना करो या ये करो या ये क्यों कर रही हो। तुम ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें कर रही होती हो जो मुझे अच्छी लगती हैं या जो मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर देखना। तो ये थोड़ा सा मेरे में एक प्लस पॉइंट था कि मैं चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह से देख के मैनेज करके चलती थी। हस्बैंड जब मैं यहाँ से गए थे तो हस्बैंड ने मुझे बताया, जी ये मेरी सैलरी है रुबीना, आपने इसमें पूरा महीना हमने गुजारना है और ये सारा कुछ है, ये मेरा ओवर टाइम है, ये कभी कभी मिलेगा, ये सैलरी है, ये मुझे हर महीने मिलनी है, तो आपने ऐसे अपना मैनेज करना है कि हमें कोई मुश्किल ना हो। और आप यकीन करें जो इतने साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं, इतनी कम तनख्वाह में हस्बैंड की कि लोग हैरान होते थे कि यार इस पे में किसी ने फैमिली यहाँ पे रखी हुई है। उस वक्त तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम पे में कोई अपनी फैमिली को साथ रख सकता है, और वो भी 3 बच्चों के साथ। तो ये तभी मुमकिन हुआ कि जब मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया, मैंने उन अपनी चीज़ों को उसी तरह लेके चली जो हमारे पास था, हम उसी में और ख़ुशी से चली। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत की या मुंह बनाया या कुछ इस तरह से किया कि मुसीबत पड़ गई, ये हो गया। नो, मैंने बहुत खुश दिली से ये सारा मामला जो था अपने हस्बैंड के साथ मिल के, हम दोनों ने मिल के इसको हैंडल किया। और हम इसमें खुश थे कि हम साथ हैं, हम अपने बच्चों को एक साथ बड़ा कर रहे हैं, उनके साथ उनकी खुशियाँ गमियाँ सब इकट्ठे मिल के देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठी रो रही हूँ और ये वहाँ बैठे परेशान हो रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि हम एक जगह पे हैं और अब एक जगह पे रहते हुए, इकट्ठे रहते हुए अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और हम उसी में खुश रहते थे। हम थोड़े में भी खुश रहते थे। हम नहीं बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते थे, हम नहीं खाते थे, हम घर में ही मैं हर चीज़ बनाती थी। मैं अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है। जो बाहर चीज़ें वहाँ पे मिलती थी, मैं वही चीज़ें उनको घर पे ला के ज़्यादा बना के उनको देती थी। मेरे बच्चे भी खुश होते थे। उन्होंने भी कभी, बच्चे भी माशाल्लाह से मेरे बहुत साबर थे, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की थी। वो भी उसी तरह ही खुश थे जैसे मैं खुश थी, और मेरे बच्चे भी। हम लोग उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, अगर उनको हम ले के दे सकते हैं तो हम उन्हें ले देते थे। अगर नहीं ले के दे सकते तो हम उन्हें कह देते थे कि बेटा अभी नहीं ले के दे सकते, लेकिन हम आपको ले देंगे। और हमारे बच्चों ने कभी तंग नहीं किया था। आप यकीन करें कि अगर उन्हें 2 साल भी वेट करना पड़ा उस चीज़ के लिए, तो वो वेट करते थे कि कोई बात नहीं यार, जब आप लेके दोगे ना, मतलब वो ये बता देते थे कि हमें ये चाहिए। उसके बाद हमारी ऊपर होता था कि हम उन्हें कब लेके दे सकते हैं। तो उसी तरह वो जब हम लेके दे सकते थे हम उन्हें वो चीज़ ले देते थे। तो बच्चों ने भी कभी मुझे तंग नहीं किया। आप यकीन करें कि मैं घर से ही उनको लंच देना है, कभी पैसों की आदत वैसे ही मुझे
पैसों की आदत तो मुझे वैसे ही बहुत बुरी लगती है बच्चों को, कि आप उनको पैसे दें। हम वहाँ पे भी ये है कि मैं मंथली जब ग्रॉसरी करने जाती थी, मैं पूरे महीने का जब सामान लाती थी तो मैं उनके लंच के लिए सारी चीज़ें वीज़ें लेके आती थी, जो कि मैं उन्हें डेली स्कूल जाते हुए देती थी। कभी कभार जैसे उनका दिल होता था कि भाई ज़ाहिर बात है वहाँ बच्चे खाते थे पैसे वहाँ से कैंटीन से भी लेके सारा कुछ लेके, तो ये होता था कि हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दो दिन मैं करती थी कि चलो भैया 1 रियाल तुम ले जाओ और जो तुम्हारा दिल करे वहाँ पे खा लेना। उस वक्त 1 रियाल में काफ़ी कुछ आ जाता था। तो इस तरह से करके बच्चों को भी हमने इसी तरह उनका यानी उनको बड़ा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं। और वही कहते हैं कि वो सब्र सब्र वाले जिसको कहते हैं ना, कि वो माशाल्लाह मेरे बच्चों में भी ये चीज़ है कि उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया या हमें कभी परेशान नहीं किया कि हम किसी वजह से परेशान हुए हों जी कि हमारे बच्चे इस तरह से कर रहे हैं या यूँ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश थे, वो भी जो मिलता था जैसे मिलता था उसी में वो खुश रहते थे। और इसी तरह हमारी हंसी खुशी जो थी वो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। साल 2 साल बाद हम छुट्टी भी आते थे, पाकिस्तान आते थे, यहाँ किसी की शादी भाई की है कुछ ऐसा है, और वो भी मैंने आके की हैं। मतलब शादियों पे मैं लाजमी आई हूँ, अपने भाइयों की देवर की शादी हुई उस पर भी हम आए, और उसके बाद ये है कि वापस चले जाते थे। और इसी तरह बस लाइफ गुजर रही थी बड़ी अच्छे से, हम लोग सारा कुछ चल रहा था। फिर अचानक जो था वो हस्बैंड को, जैसे मैंने बताया अभी 12 साल, आज से 12 साल पहले हस्बैंड को जब ये स्ट्रोक हुआ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सानिया था, यानी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। उस वक़्त भी मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है और मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। आप यकीन करें कि मुझे बिल्कुल, यानी मेरा इतना दिमाग माउफ हो गया था कि मैं एक 10 रियाल की चीज़ ख़रीदने से पहले भी 100 दफ़ा सोचती थी कि यार मैं ख़रीदूँगी तो क्या होगा, पता नहीं मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरे साथ होना क्या है, मैं ये ख़रीदूँगी कहीं ये मेरे 10 रियाल ज़ाया ना हो जाएँ, या इस तरह से ना हो जाए मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना पड़ जाए, क्या हो, क्योंकि ये हॉस्पिटल में थे बिल्कुल, ये मतलब क्या कहते हैं पैरालाइज होके पड़े हुए थे, और ना आंखें खोल रही हैं ना कोई कुछ। तो इस सिचुएशन में जब मैं आई थी तो मैं बहुत परेशान भी होती थी इस सेंस में, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। इवन कि मैं पाकिस्तान में जब अपनी अम्मी अबू से किसी से भी बात करती थी, वो इनकी खैरियत पूछते थे, तो मैं बड़ा हंस के उनसे बात करती, तो मैं कहती थी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे। यानी उनको मैं शो नहीं होने देती थी कि मैं यहाँ पे किस मुश्किल से गुजर रही हूँ और मैं किस परेशानी में हूँ। मैं उन्होंने, बल्कि मेरी अम्मी वगैरह ने भी, सब ने भी कहना कि उससे बात होती है तो वो तो मतलब आराम से ही बात करती है इस तरह से ना, तो कोई उनको लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा मसला मेरे साथ चल रहा है कि मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन है। मैं बस उन्हें यही कहती थी वो शुगर हाई हुई हुई है, कोई बात नहीं अम्मी वो एडमिट है, ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो परेशान होंगे। मेरे सास ससुर हैं वो बहुत परेशान थे, उनको पता था। और मेरा देवर है वो ख़ुद भी डॉक्टर है, जब हमने उसको भी रिपोर्ट्स भेजी थी तो वो रिपोर्ट्स देख के तो वो कहता है मैं खुद बिल्कुल, मेरा दिमाग जो था वो उड़ गया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप लोगों से उस रिपोर्ट के बाद मैं आप लोगों से टेलीफोन पे बात करूं तो मैं आप लोगों को क्या कहूं, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है और ये क्या हुआ है। तो कहते मेरे में इतना हौसला नहीं था कि मैं आप लोगों से बात करता और इस तरह से आपको बताता कि ये आपके साथ क्या हो चुका है। तो उस टाइम पे भी मैंने, मतलब ये है कि मैं उस वक़्त भी अभी इसी इसी सिचुएशन में थी कि मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। यानी मैं नॉर्मल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पे वगैरह मिल रही थी तो वो हमारा घर का सर्कल एक चल रहा था, तो इस वजह से भी शायद मुझे थोड़ा सा मैं रिलैक्स थी कि ठीक है हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो चलो दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। इवन कि मैं हस्बैंड जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप यकीन करें मेरे घर से वो वॉकिंग डिस्टेंस पे वो हॉस्पिटल था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतना नज़दीक हॉस्पिटल है। जब ये बीमार हुए हैं तो मैं बैठी रहती थी कि कोई मुझे आए और हॉस्पिटल लेके जाए। मेरे भाई ने आना या किसी बेटे के किसी दोस्त ने गाड़ी लेके आना, या हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, अभी भी वो है लाहौर में है और अक्सर मेरी वीडियोस पे वो कमेंट करती हैं, फरजाना के नाम से हैं, मैं अक्सर उनका जिक्र भी करती हूँ। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, इमरान नाम है उनका, तो वो मुझे कहते होते थे कि बाजी आपको कभी भी जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, कोई भी काम हो, आपने ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं काम पे गया हुआ हूँ या मैं घर पे हूँ, आपने मुझे एक कॉल करनी है, मैं आऊँगा, मैं आके आपको ले जाया करूँगा, आपने परेशान नहीं होना। मतलब जब आप पे ऐसा टाइम आता है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा हौसला होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ भी ऐसे लोग थे। मेरा भाई वहाँ पे था,
वो मैंने सुबह मैंने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाना, वो जिस गाड़ी में जाता था यानी अपने ऑफिस, वो उस गाड़ी में मुझे वहाँ पे ड्रॉप करता था और वो खुद ऑफिस चला जाता था और मैं हस्बैंड के पास चली जाती थी सुबह 7-8 बजे। मैंने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने अपना बच्चों को नाश्ता करवा के, बच्चे मेरे स्कूल गोइंग थे उस वक्त, महरुन्निसा भी, फ़खरुन्निसा भी ये स्कूल जाती थी। महर मेरा हाल 9th क्लास में थी जब इनके बाबा को ये अटैक हुआ था। तो मैं इनको स्कूल भेज देती थी, स्कूल भेज के मैं अपना बेटे के साथ जो है वो हॉस्पिटल चली जाती थी। हालांकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मेरा अपनी तसल्ली नहीं होती थी, तो मैंने बेटे के साथ वहाँ चले जाना और वहाँ पे जाके फिर मैं सारा दिन वहाँ गुजारती थी। दोपहर को ये है कि मेरा भाई आता था, जैसे वो अपने काम से आया वापसी पे आता था, बाजी जाना है घर, वो मुझे लेके घर आ जाता था, कभी अपने घर ले जाता था कि चलो इधर रेस्ट कर लो आप। भाभी थी, उन्होंने खाना वगैरह मुझे खिला देना कर देना, फिर मैंने घर आना, बच्चों को आके स्कूल से आते थे इनको खाना वगैरह देना, खाना खिला के फिर वो जाहिर बात है ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, जो काम है वो तो हो रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करना है, फिर मैंने उठना है, फिर मैंने हॉस्पिटल जाना है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि मैं लोगों की तरफ देखती रहती थी कि यार मुझे कौन लेके जाएगा, यार मुझे कौन लेके आएगा। इसी चक्कर में मैं रहती थी जब मैं हॉस्पिटल आती जाती थी, क्योंकि हमारे अपने पास तो गाड़ी नहीं थी। हस्बैंड को मतलब कंपनी की तरफ से मिली हुई थी, लेकिन वो ये है कि जब वो बीमार हुए हैं तो ज़ाहिर बात है उन्होंने वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब वापस ले ली। बेटे ने अभी गाड़ी ली नहीं हुई थी, तो अभी उस बेचारा वो अभी पढ़ रहा था वो भी, लेकिन फिर उसको अपनी पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी और उसने जॉब स्टार्ट की। तो अभी हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हमें बहुत मसला होता था। लेकिन ये है कि वही बात है, भाई था मेरा और जैसे लोग थे, बेटे के दोस्त वगैरह थे, उनके पास गाड़ियाँ थी तो वो आ जाते थे कि कहीं भी जाना है आंटी हमें बताएं, हमने कहीं सामान ख़रीदने जाना है, कुछ भी करना है, तो वो हमें लेके जाते थे और मैं इसी तरह अपना जो टाइम था वो गुजार रही थी। तो जब 3 महीने हस्बैंड हॉस्पिटल रहे, मैं डेली मैंने जाना है, रात को बेटे को भेजना है कि जाके देख के आओ बाबा ठीक है। हालांकि वो बेहोश वहाँ पड़े होते थे, उन्हें कोई होश ही नहीं थी। कभी कभार आंखें कभी नहीं खोली थी इन्होंने, सिर्फ ये था कि थोड़ी बहुत एक हाथ यूँ, क्योंकि एक हाथ तो बिल्कुल टांग और हाथ तो काम नहीं करता था क्योंकि वो सारा वो पैरालाइज हुए हुए थे। लेकिन ये था कि एक हाथ जो काम करता था, किसी वक्त वो यूँ करके हाथ उठाते थे या ज़रा सा यूँ करके हिलते थे, बस आंखें नहीं खोलते थे। 3 महीने ये इसी कंडीशन में थे और मतलब अपने आप मूव भी नहीं कर सकते थे। इवन कि जब घर लाए थे तब भी ये खुद से मूव नहीं कर पाते थे। इसे मैं इन्हें तकिए के लगा के यानी साइड करके पीछे तकिए रखती थी, दूसरी साइड करती थी उसके पीछे तकिए रखती थी कि बेड सोल ना हो जाए। ये भी बड़ी टेंशन थी कि डॉक्टरों ने कहा हुआ था इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो होता ये था कि मैं हॉस्पिटल में मतलब सारा दिन गुजारना, इनको देखना, डॉक्टर क्या कर रहे हैं सीख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये मैं कहाँ कहाँ खड़ी हूँ और मुझे आगे क्या करना है। मुझे बिल्कुल भी आप यकीन करें कि इतना सा भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें कोई काम नहीं करती थी। जस्ट ये था कि मेरी एक रूटीन थी, मैंने उठना है, ये अपने काम करने हैं, हॉस्पिटल चले जाना है, वहाँ से घर आ जाना है। जब वो कहते थे कि इन्हें घर लेके जाएं तो मैं रोना शुरू हो जाती थी, सोच में पड़ जाती थी कि मैं घर जाके क्या करूँगी, मैं इनको कैसे संभालूँगी। इनके नाक में वो खुराक की नाली लगी हुई है, तो ये मैं कैसे हैंडल करूँगी, इनको ये खुराक कैसे देनी है, क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आती होती थी। जब मैं, आप यकीन करें कि मैं बहुत रोई भी हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में। और बेटे से मतलब जब इनको मैं थोड़ा बहुत कुछ करते देखती थी तो मैं फ़ौरन बेटे को फ़ोन करना, बाबा ने अभी ये किया है, बाबा ने यूँ हाथ हिलाया या बाबा ने यूँ किया है। डॉक्टरों के पास मैंने भागे भागे जाना करना, उन्हें मैंने जाके बताना कि मेरे हस्बैंड इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं या ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो वो डॉक्टर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि आप आती हैं, आप यहाँ उनके साथ रहती हैं, आप इतना टाइम उन्हें देती हैं, आपकी वजह से जो है आपके हस्बैंड जितना भी ठीक होंगे वो आपकी वजह से ही होंगे, क्योंकि आप बहुत उनकी केयर करती हैं। बेशक हम यहाँ पे हैं लेकिन हम लोग तो डॉक्टर आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, सारा दिन तो आप देख रही होती हैं कि उन्हें वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मूवमेंट है, क्या हिसाब किताब है। वो जब आप हमसे डिस्कस करती हैं तो उससे हमें भी मतलब क्लू मिलता है कि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है या कैसे है। लेकिन उन्होंने हमें ये कह दिया था कि ये जो इनकी सिचुएशन है ये एज़ इट इज़ रहेगी जब तक इनकी लाइफ है, यानी ये अपने आप मूव नहीं कर सकेंगे और ये इसी तरह बिस्तर पे पड़े रहेंगे, बस आपको इनकी केयर करनी है जितनी भी इनकी बाकी लाइफ होगी। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे थी कि जब हम इस तरह की जो उनकी बातें सुनते थे, लेकिन अल्लाह पे हमें बहुत उम्मीद थी। हम लोग कहते थे कि नहीं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करते थे कि हो जाएगा ठीक सारा मामला। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको पता है जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें चल रही हों तो आपको कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, या आप और चीज़ों की तरफ सोच ही नहीं सकते हैं
कि आपको आगे ज़िंदगी में करना क्या है। उस वक्त तो फोकस सारा हस्बैंड थे कि इनको ठीक करना है, ये कैसे ठीक होंगे, या ये क्या हुआ क्या है, ये कैसे क्या मामला ठीक होगा। मैं इसमें इन्हीं चक्रों में रहती थी, सारा दिन जाके देखा ना। शाम को कभी मैं नहीं भी जाती थी, मैं मतलब जैसे घर पे होती थी, थक जाती थी, क्योंकि घर आके भी वही बात है, फिर बच्चे थे, छोटे थे, उनको भी देखना, खाना पीना, ये वो करना। सारा करने के बाद फिर मुझे मतलब मना करना कि भाई अभी ना जाओ, आप सुबह से होके आए हो, अभी ना जाओ। तो मैंने बेटे से कहना आप एक दफ़ा जाओ, बस जाके बाबा को देख के आ जाओ। बस उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ था कि आपको अगर कोई खैरियत पूछनी है, कुछ भी करना है, आप हमें कॉल करें, हम आपको बताएंगे आपके पेशेंट के बारे में। लेकिन वो तसल्ली नहीं होती थी मुझे। तो मैंने बेटे से कहना करना कि बेटा जाओ, तुम बस एक चक्कर लगा के आओ, बस देख के आओ। तो वो अक्सर उसने जाना, तो उसने कहना मामा मैं वहाँ क्या देखूँ, बाबा पड़े हुए हैं, मतलब वही बात है जैसे सोए हुए हैं। तो बाबा तो वैसे ही हैं ना, वो कुछ खा सकते थे, खुराक वाली नाली उनको लगी हुई थी, पैम्पर उनको पहनाते थे। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम था कि घर वालों को इतनी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टर्स वगैरह होती थी वही सारा देखती थी, पैम्पर चेंज करना, जो भी करना, सारी हेडेक उन्हीं की थी। मैं जस्ट जाके बैठती थी इनके सराहने, बैठ के सूरतें पढ़नी, दुआएं पढ़नी, जो किसी कोई बताता था ये दुआ पढ़ें, ये दुआ पढ़ें, मैं वो करती रहती थी। हस्बैंड का जैसे जाके चेहरा साफ़ करना, खुशबू बेटे ने ला के दी, वो मैं इनकी दाढ़ी में इनकी लगाती होती थी। बस इस तरह के काम। और यहाँ बैठ के मैं देखती रहती थी कि वो नर्सें इनको कैसे, इनका पैम्पर कैसे चेंज करती हैं, इनका बिस्तर कैसे चेंज करती हैं। और वो सारा डॉक्टर आता है जो एक्सरसाइज वाला, वो क्या कर रहा होता है। जब वो चला जाता था तो मैं फिर खुद इनको वो एक्सरसाइज खुद से करवाने की कोशिश करती थी। बेशक ये बेहोश थे, लेकिन वो चीज़ें जो थी वो हो रही थी सारी। तो मैं बस यही करती थी और मेरा सारा ध्यान फोकस सब इसी पे ही था। तो इसी दौरान मेरी दोस्त हैं अपना कौसर, अभी वो इस वक्त लाहौर में होती हैं। तो वो एक दफ़ा ऐसे ही उन्होंने ना मुझसे जिक्र किया कि आप कोई काम क्यों नहीं करती हैं। तो मैं उसका मुंह देखने लगी। मैंने कहा ये मुझे किधर लगा रही हैं ना कि काम, मैंने किस लिए काम करना है, मुझे क्या ज़रूरत है काम की। तो मेरे तो हस्बैंड की ये हालत है और ये मुझे कह रही हैं आप कोई काम का सोचें, आप कोई काम करें, यूँ वो। तो मैंने उनकी बात को इग्नोर किया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उनकी बात पे। लेकिन वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि आप ना खाने का काम शुरू करें, आप मुझे कबाब बना के दें, आप मुझे यूँ करके दें। तो मैं थोड़ा सा उस वक़्त वो होती थी कि यार ये मेरे हस्बैंड पड़ा हुआ है, इनको कबाबों की पड़ी हुई है, ये मुझे मतलब इस तरह के मशवरे दे रही हैं कि काम करो, मुझसे नहीं होता। ना मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, ना कोई कुछ, ना मैंने बाहर की दुनिया को जानती हूँ, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ, तो मेरे से ये नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में मैं थी, लेकिन वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं नहीं आप करें। तो उन्हीं के फ़ोर्स करने पे मैंने काम स्टार्ट किया था, समझे। उन्होंने पहला ऑर्डर दिया, वो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। तो इस तरह से वो हो रहा था। तो उसके बाद जब हस्बैंड घर आ गए, घर आए, हम इन्हें लेके आए, वही बात है कि ना ये हिल सकते थे ना कुछ। इनको मैं देख रही थी, इनको मैं, वही बात है कि मैं जो 3 महीने मैं हॉस्पिटल जाती रही, मैं देखती रही कि वो इन्हें क्या खिलाते हैं, लंच में क्या देते थे, सुबह में क्या देते थे, रात में क्या देते थे, और इनकी मेडिसन किस तरह से इनको देनी है। तो वो मैं सारा कुछ जो था वो घर में भी सेम उसी तरह करना शुरू हो गई। फिर हमने फिजियोथेरेपिस्ट लगवा लिया, वो भी इनको मतलब आके मालिश वगैरह करनी इनकी घर में। पहले मैंने खुद स्टार्ट की, लेकिन जब मैंने देखा कि ये मुझसे नहीं होती तो मैं फिर, हमने एक बंदा, शुक्र है, वही बात है कि अल्लाह जो है ना वो आपके लिए खुद ही रास्ते खोल देता है। तो हमें एक बंदा ऐसा मिल गया कि वो जो आके इनकी मालिश और एक्सरसाइज वगैरह करवाता था, वो तो एक अलग स्टोरी है। तो हुआ ये कि जब मैं, इनको घर आगे हो गए थे, और उसके बाद ये था कि हमें जो है जाके, तो मुझे ज़ाहिरी बात है अब इनको, इनकी हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर को दिखानी, इनकी मेडिसिन लेनी, और मतलब फॉलो अप करना जो था वो किसको करना था, वो मुझे ही करना था, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, उनको इतना पता भी नहीं था। और वही बात है कि वो कहते थे कि मामा आप बाबा को देखती हैं, आपको सारा पता है सारा दिन के बाबा का क्या हिसाब है क्या नहीं है। मैं सारा दिन में इनका 2-3 दफ़ा मैंने इनका बीपी चेक करना है, इनकी शुगर चेक करनी है, इनकी जो चीज़ें हैं, इन्होंने जो खाया है, जो मेडिसिन दी है, मैंने पूरा, बेटे ने वो मुझे पेपर बना के ला दिए हुए थे, उन पे लिख के, तो मैं उन पे एक लिखती रहती थी डेली का, इनका एक चार्ट बनाती थी कि डेली इनके साथ क्या हो रहा है, क्या तब्दीली आ रही है, किस चीज़ में ये थोड़ा सा इनकी कोई मूवमेंट हुई है नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें मैं नोट करती होती थी एक कागज़ पे, मतलब एक इनका एक समझिए फ़ाइल मैंने बनाई हुई थी। तो ये होता था कि जब मैं डॉक्टर के पास, ज़ाहिरी बात है फिर मुझे ही जाना है, क्योंकि ये तो मूवमेंट ही नहीं कर सकते थे, तो इन्हें हम ले जा ही नहीं सकते थे डॉक्टर पे। बहुत मुश्किल था इनको ले जाना कि उस वक्त हम इन्हें मूव करके हॉस्पिटलों में लेके जाएं। तो वो ये था कि मैंने ही जाना होता था।
मैं ही जाती थी इनकी मतलब मेडिसिन लेने, और डॉक्टर से जो भी बात होती थी वो मैं ही करती थी जाके। तो वो जब मैं करती थी तो वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं देखती रहती थी कि मुझे कोई लेके जाए तो मैं जाऊं, वरना मैं बैठी हूँ। कोई आए हाय, अब होता है हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होता है, भाई हो या कोई भी हो, अपने भी 100 काम होते हैं, बंदा बाज़ दफ़ा नहीं भी आ सकता। तो मैं इसी चक्रों में रहती थी कि यार कोई आए तो मुझे लेके जाए, यार कोई आए तो मुझे लेके जाए, मुझे डॉक्टर पे जाना है या यूँ है। तो इसी तरह एक दिन मैंने फ़ैसला किया, मैंने कहा आज मैं ख़ुद जाऊंगी डॉक्टर पे ना, मुझे किसी को नहीं बुलाना, ना मुझे किसी को कहना है, आज मैं ख़ुद जाती हूँ और पैदल जाती हूँ ना। ये तो मैं देखती हूँ जाके ना किधर है हॉस्पिटल, ये वो आइडिया तो मुझे था कि वो कहाँ है, सीधा सीधा रास्ता था। तो मैंने इनकी फ़ाइल उठाई है, मैं आप यकीन करें मैं बाहर दरवाजे तक गई हूँ। दरवाजे तक जाके मैं दोबारा अंदर आ गई। दोबारा अंदर आके मैं फिर सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ पता नहीं मैं जा सकूँगी कि नहीं जा सकूँगी, मुश्किल लग रहा था मुझे। वो जो पहला स्टेप था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं 2 दफ़ा दरवाजे तक जाके 2 दफ़ा वापस घर के अंदर आ गई कि नहीं कोई नहीं, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, जब कोई आएगा मैं फिर ही चली जाऊँगी। लेकिन फिर मैं अपने आप को हौसला दे रही थी, फिर मैं अपने आप को कह रही थी कि नहीं रुबीना उठो, ये तुम्हें ही करना है। तो फिर मैं उठती थी, फिर मैं बैठ जाती थी। आखिर मैंने ना पकड़ी है फ़ाइल, मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं बाबा के डॉक्टर के पास जा रही हूँ, बाबा का मेडिसिन वगैरह का लेनी है, तो बाबा का ध्यान रखना, और मैं जा रही हूँ। आप यकीन करें वो मैं वहाँ से निकली हूँ बाहर, मैंने ना दाएँ देखा ना बाएँ देखा, मैंने सीधा चलना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे मैं कभी बाहर अकेले कभी निकली नहीं थी। जहाँ भी जाना है हस्बैंड के साथ ही जाना है, कभी रास्तों का इतना पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो ये था कि हॉस्पिटल जो था वो जैसे हमारा जो खोबर एरिया जहाँ मैं रहती थी, वहाँ बड़ा वो डिसिप्लिन की गलियाँ और सड़कें वगैरह थी, यानी क्रॉसिंग, और वो सारा कुछ सीधा सीधा था। तो वो मैं यूँ ऐसे सीधा चलना शुरू हुई हूँ और मैं हॉस्पिटल की तरफ यानी जाना शुरू हुई हूँ कि भाई इस तरफ है हॉस्पिटल, और मुझे सीधा सीधा ही जाना है। जब हम गाड़ी में जाते हैं तो ये सीधा सीधा ही जा रहे होते हैं, और इसी तरह ही हॉस्पिटल आ जाएगा। और आप यकीन करें कि जब मैं हॉस्पिटल के पास पहुँची तो एक दफ़ा तो मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा है ये इतनी नज़दीक है हॉस्पिटल, और मैं जो है मैं तो यहाँ खुद भी आ सकती थी, जब ये एडमिट भी थे तो मैं खुद भी आ जा सकती थी। तो मैं ये बैठी रहती थी देख के कि कोई मुझे लेने आए या कुछ मुझे छोड़ने जाए, तो मैं इसी इंतज़ार में बैठी रहती होती थी कि कब कोई आएगा और मुझे लेके जाएगा। यार ये तो बहुत नज़दीक है, ये तो 5 मिनट भी नहीं लगे और मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, और ये सीधा सीधा रास्ता है। यानी उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी नज़दीक घर के मेरे हॉस्पिटल था जहाँ ये एडमिट थे, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे पैदल भी आ सकती हूँ। और मैं वही बात है जाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इंतज़ार करती रहती थी कि कोई आए और मुझे लेके जाए, और कोई आए और मुझे हॉस्पिटल से घर छोड़े आके। खैर मैं फर्स्ट स्टेप जो था वो मेरा वो था, और उस दिन मैंने अपने आप से अपने आप को ये कहा था कि रुबीना ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाली है, ये आजमाइश तुम्हारे ऊपर आई है और इसे तुमने ही पूरा करना है। अब चाहे जो भी हो जाए तुमने बैक नहीं होना, और ना ही किसी और की तरफ देखना है, किसी और के मुंह की तरफ नहीं देखना कि कोई लेके जाए, कोई यूं करे कोई वो करे। ये मैंने उस पहले दिन ये ठाना था, जब मैं पहले दिन घर से बाहर निकली थी, कि मुझे ये खुद ही करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी आजमाइश है, और इसको मुझे ही पूरा करना है। मुझे किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना। और मैं फिर वही बात है, डॉक्टर से मिली, मैंने उसे सारा बताया। हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी इतनी, लेकिन ये है कि मैं समझ लेती थी चीज़ों को, और अपनी ज़बान में कुछ समझा भी लेती थी, थोड़ा बहुत डॉक्टर को लिख के ले जाती थी। बाज़ दफ़ा मुझे होता था कि मुझे नहीं समझ आनी कि मुझे डॉक्टर को क्या बताना है, तो मैं अपने बेटे से कहती थी कि बेटा मुझे एक पेपर पे लिख दो, आपके बाबा के बारे में ये चीज़ें लिख दो, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, वो खुद ही पढ़ लेगा कि क्या है ना। लेकिन जब डॉक्टर बात करते थे वो मुझे समझ आती थी, लेकिन वही बात है, स्पीकिंग पावर नहीं है इंग्लिश की, अभी भी नहीं है कि मैं इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आ रहा होता, आंसर तो आ रहा होता है, लेकिन ये है कि मैं बोल नहीं पाती क्योंकि कभी बोली नहीं है। तो मैं ये है कि मैंने जाना, मैंने डॉक्टर से मिलना, उनका सारा इनका बताना, और डॉक्टरों ने जो कहना वो मैंने आके फिर इनके मतलब मेडिसिन चेंज की है, जो भी किया है वो सारा कुछ मैंने इस तरह से करना शुरू किया। उसके बाद ये था कि बाकी घर का मामला तो चल ही रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हस्बैंड को पे हस्बैंड की आ रही थी। ये हमारे साथ एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा हमें इनाम ही समझ लें कि मिला हुआ था, कि हमारी पे नहीं उन लोगों ने रोकी। हमें 2 साल तक वो लोग पे देते रहे हैं, जबकि 3 महीने बाद कोई भी मरीज़ हो, कोई और इस किस्म का मरीज़ हो, उसको तो वो कंपनी से ही निकाल देते हैं। लेकिन ये एक ख़ास कोई अल्लाह का मेरा ख्याल है कोई करम था हमारे ऊपर,
कि अभी भी आप किसी से भी बात करें या अभी भी कोई जो सुनने वाले हैं उनको अगर कोई जान पता होगा बाहर के रूल्स का, तो वो एग्री करेंगे कि वहाँ 3 महीने अगर कोई भी किसी किस्म का मरीज़ होता है 3 महीने से ज़्यादा वो नहीं उनको रखते हैं, मतलब 3 महीने तक वो पेश है जो भी होता है वो देते हैं। उसके बाद वो सारा उनका हिसाब करके उनको क्लियर करके छुट्टी करा देते हैं। लेकिन हमारे साथ अल्लाह की तरफ से ये एक मेहरबानी ये हुई थी कि हमें पे मिल रही थी, तो हमें इतनी टेंशन नहीं हुई है इस सेंस में कि हमारा घर का ख़र्चा चल रहा था, उसी तरह ही हम लोग कर रहे थे सारा कुछ, तो हमारे जहन में और चीज़ें नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह भला करे कौसर का कि उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई नहीं आप करें, आप ये काम करें, आप कर सकती हैं, आप क्यों नहीं करती हैं। और आप यकीन करें कि फिर मैंने काम भी स्टार्ट किया। काम स्टार्ट कर जब मैंने किया तो मैंने हस्बैंड को भी संभाला है और उसके बाद मैंने जो है अपना काम भी किया। और वहाँ पे मैं रात को 2-2 बजे तक भी 3-3 बजे तक भी काम कर रही होती थी, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम ऑर्डर्स देने होते थे। स्कूल में मेरे कुछ ऑर्डर्स लग गए थे जो टीचर्स लेती थी, उनका जो छुट्टी का टाइम होता है, मतलब ब्रेक टाइम होता है, तो उसको मुझे ऑर्डर मतलब 8-9 बजे पहुँचाना होता था, तो वो मैं फिर रात को तैयार करती थी। तो इस तरह से मैंने अपना काम भी स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड को भी देखा, अपनी फैमिली को भी देखा। और फिर जो है ना मुझ में वो वही बात है, फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। पहले जो मैं डॉक्टरों पे जाते हुए खुद घबराती थी, जो मैं हस्बैंड को कहती थी कि आओ और आप बात करोगे, आके बताओ कि मुझे क्या हुआ है, वो खुद जाके डॉक्टरों से मिल रही है। और ऐसे डॉक्टरों से मिल रही है जिनकी ज़बान भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि कुछ अरेबिक डॉक्टर थे वहाँ पे और ज़्यादातर इंग्लिश डॉक्टर ही होते थे। मैं देखती थी कोई नर्स मिल जाए इंडियन या कोई इस तरह की, जिसको मैं थोड़ा सा अपनी ज़बान में मज़ीद अच्छे से समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जब ये सर पे डाला तो मैंने बड़ी खुश उसलूबी से इसको भी हैंडल किया। और मैं डॉक्टरों से जाके ख़ुद मिलती थी, मैं ख़ुद उनसे पूछती थी, ख़ुद सारा डिस्कस करती थी। और जब मैंने उनके साथ डिस्कस करना शुरू किया था, देन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है और अब आगे हमारी लाइफ क्या होनी है। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे यही था कि कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा मोटा कुछ हुआ है, ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटे को पता था, मेरे बेटे को डॉक्टरों ने बताया हुआ था, मेरे भाई को पता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बेटे से जब भी पूछती थी वो यही कहता था कि मामा बस आप बाबा का ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं, आप और कुछ नहीं सोचना, आपने बस बाबा का ध्यान रखना है। और मैं उसी में लग गई कि ठीक है, मुझे ध्यान रखना है और मुझे रखना है। मैंने इनके खाने पीने का, इनकी मेडिसिन का, इनका हमने जो इलाज है, यानी इस सेंस में कि इनको जो मालिश और वो जो फिज़ियोथेरेपी थी वो मैं घर में, आप यकीन करें कि 200 रियाल वहाँ पे उस वक़्त डेली का वो बंदा लेता था, जो कि आके इनका ट्रीटमेंट कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मेहनत भी बहुत की थी और उसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो था वो थोड़े बैठना शुरू हुए थे। और आप यकीन करें जब मैं डॉक्टर्स को जाके इनकी कंडीशन बताती थी तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि हैं अच्छा वाकई में ऐसा हो रहा है। और वो ये कहते थे कि ये एक मौजज़ा है, ये मिरेकल है कि अगर ये मरीज़ जो है अगर ये इस कंडीशन में आ गया है। जब फर्स्ट टाइम ये बैठे थे, हमें पता है कि इनकी क्या कंडीशन थी कि हमें 5 मिनट भी इनको बिठाना मुश्किल था, कि वो इनको कंट्रोल भी बिल्कुल भी नहीं था। पैम्पर में लगाती थी इनको, यूरिन बैग मैंने फिर डिस्पोजेबल लगाया, वो भी हमने इनको लगाया। यानी इस तरह की कंडीशन से जो थे हम लोग गुज़र रहे थे और उसमें हम सरवाइव कर रहे थे। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मैं थी, हम लोग मिल के जो है ये सारा कुछ हैंडल करते थे। बच्चे बेचारे वही बात है, वो अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, उनका वो उस तरफ फोकस था सारा, कि ज़ाहिर बात है बच्चे हैं उनको इतना नहीं पता। लेकिन ये है कि वही बात है कि उन्होंने किसी भी मरहले पे मुझे तंग नहीं किया, कि अपनी नहीं डाली कि भाई हमें ये या हमें वो देख रहे थे कि हमारी माँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो मेरे साथ थे। बहुत बहुत मुश्किल हालात मैंने देखे हैं। इनकी जो कंडीशन है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि इनकी जहनी कंडीशन क्या थी और किस तरह से थी, कि ये यानी वो जिसको कहते हैं ना कि तशद्दुद करने पे उतर आते थे मेरे साथ। इस तरह से कर देते थे कि मेरे कपड़े फाड़ देने, मतलब खींचने, क्योंकि हिल नहीं पाते थे। मेरे बेटे ने मुझे कहना कि मामा आप क्यों सामने आते हो, आप हट जाया करो, बाबा इस तरह से जब कर रहे होते हैं। तो मैं उन्हें कहती थी, मैं कहा बेटा मैं हटूंगी तो वो चीखेंगे तो वो अपना अपना उनका कोई वही बात है, उनका बीपी ना शूट कर जाए या कुछ इस तरह से ना हो जाए। मैं इस वजह से उनके सामने से नहीं हटती हूँ। वो मुझे करते हैं जो भी करते हैं, मैं खामोशी से मतलब वही बातें बर्दाश्त करती थी कि वो उस बंदे को कंट्रोल नहीं है अपने पे। मैं डॉक्टर से जब जाके इस बात में डिस्कस करती थी तो वो मुझे कहते थे कि मैम वो इससे भी ज़्यादा करेंगे जो उनकी जहनी कंडीशन है।
तो आपको इसको हैंडल करना है। तो मैं कहती थी नहीं वो तो मैं हैंडल करती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि ये क्यों इस तरह से करते हैं, ये क्यों ऐसे शाउट करते हैं, और इस तरह से जब ये चीज़ें करते हैं मुझे ये टेंशन होती है कि ये अपने आप को कोई और नुकसान ना इनको हो जाए। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन मुझे लिख के दी कि आप इनको दिया करें, ये इनसे इनका जहन जो है रिलैक्स रहेगा, ये इस तरह से नहीं करेंगे। और मैंने वाकई में जब इनको वो मेडिसिन देनी शुरू की तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि ये थोड़ा रिलैक्स रहना शुरू हो गए। फिर इतना नहीं बोलते थे, या मतलब शाउट नहीं करते थे, या हाइपर नहीं होते थे। वरना तो ये होता था कि मैं जैसे अपने भाई के साथ भी, अगर मेरा भाई आया कि बाहर से उसने कॉल किया कि बाजी अब आया पहने आ जाएं, अपना ग्रॉसरी करने जाना है या कुछ भी है, क्योंकि पार्किंग का वहाँ मसला होता था। तो मैंने उसे कहना ठीक है, तो मैं अबाया पहनती थी तो हस्बैंड ने शाउट करना शुरू कर देना कि ये भी किधर जा रही है या क्या है। मतलब इतना चीखते थे कि मैं फिर भाई को फ़ोन करती थी, मैं उसे कहती थी भाई अंदर आओ, फिर ही मैं आ सकती हूँ, वो नहीं आने दे रहे हैं मुझे। तो फिर भाई ने अंदर आना, भाई ने अंदर आके फिर इनको बताना कि भाईजान मेरे साथ जा रही हैं, इन्होंने घर का सामान लेने जाना है, मैं लेके जा रहा हूँ इनको, ये मेरे साथ जा रही हैं। तो देन ये थोड़ा चुप होते थे और फिर मैं उसके साथ जाके शॉपिंग कर वगैरह जो भी घर की ग्रॉसरी वगैरह करनी होती थी मैं करती थी। तो इस तरह की सिचुएशंस भी मैंने गुजारी हैं इनके साथ। लेकिन ये है कि मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और मैंने मतलब बैक नहीं किया। मैंने ये ठान लिया था कि अल्लाह ताला ने ये आजमाइश मुझ पे डाली है और मुझे उस आजमाइश पे पूरा उतरना है। जस्ट मेरा जो एक वो जहन में जो चीज़ बैठ गई थी ना, बस वो यही थी कि मुझे अल्लाह ने अपने प्यारे, यानी वो कहते हैं ना कि अपने प्यारों को आजमाता है। तो मुझे लगता था कि शायद मैं अल्लाह की प्यारी हो गई हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से आजमा रहा है, और मुझे अपनी अल्लाह की उस आजमाइश पे पूरा उतरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने किसी भी मौके पे अपने हस्बैंड को, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रखा हुआ था, मेरे लाड उठाए थे, मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं उसका रिटर्न करने की कोशिश कर रही थी कि रिटर्न में मैं भी उसे बादशाहों की तरह रखूं, मैं भी उसका उसी तरह ख्याल रखूं। तो इसी तरह ही करते करते अल्हम्दुलिल्लाह के इसी 2-3 साल हमने इसी तरह गुजारे। वहाँ पे मैंने काम भी किया और इसी तरह कंपनी की भी सपोर्ट थी हमें थोड़ी सी, बेटा भी काम करने लग गया था। तो थोड़ा सा ये बेहतर होना शुरू हुए, थोड़ा सा बैठना शुरू हुए। यानी ये अब मुझे, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि वीडियोस में मुझे मामा मामा कहते हैं, और आप लोग भी कहते हैं कि जी जी आपको मामा क्यों कहते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये वाकई मेरे लिए एक बच्चे की तरह ही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, मैंने भी इनको समझे उसी तरह पाला है। यानी एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप मूव भी ना कर सके, और उसको जैसे एक बच्चा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो खुद से तो मूव नहीं कर सकता, उसको हम ही उठाते बिठाते हैं, लटाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बैठना शुरू होता है, फिर वो चलना शुरू होता है, फिर वो बोलना शुरू होता है। तो आप यकीन करें कि मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन हुई इनके, मेरे हस्बैंड के साथ, कि इनको भी हमने इसी तरह बैठना शुरू किया। मेरे पास इनकी लैपटॉप में काफ़ी वीडियोस वगैरह हैं, इंशाल्लाह मैं कभी वहाँ से निकालूंगी, बेटियों को कहूँगी कि भाई मुझे वो दें तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और आप देखेंगे कि वाकई जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, मैंने भी इनको समझे कि ये मेरे सामने दोबारा ग्रो हुए हैं। यानी इन्होंने जब पहला स्टेप लिया, जब ये पहली दफ़ा चलना शुरू हुए, हमारे लिए तो वो चीज़ें जो थी वो ऐसे ही थी जैसे कि एक बच्चा, जब आप देखते हैं एक बच्चे को पालते हैं और वो जब नई नई चीज़ें कर रहा होता है और माँ बाप खुश हो रहे होते हैं, इसी तरह हम लोग भी थे कि जब इन्होंने बैठना शुरू किया, जब इन्होंने थोड़ा खड़े हुए, थोड़े से स्टेप लेने शुरू किए, तो वो हमारे लिए ऐसे ही था कि जैसे एक बच्चा ग्रो कर रहा है हमारे सामने। तो बोलने बिल्कुल नहीं ये बोल पाते थे, एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे, जस्ट मामा। जब वही बात है कि मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो पहला लफ्ज़ ही इन्होंने मामा मामा ही बोलना शुरू किया था, और इसी वजह से इनके जहन में शायद वही लफ्ज़ है, और वो हर एक को जब बुलाते हैं तो मामा कह के ही बुलाते हैं। तो वो जब ये सारी चीज़ें यानी मैं फेस कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो वो हौसला जो था वो अल्लाह ही मुझे दे रहा था। ये सारी उसी की मेहरबानी है कि उसने मेरे जैसी एक कमज़ोर औरत को इतना मजबूत बना दिया कि वो दुनिया के सामने, डॉक्टरों के सामने डट गई कि उसे अपने हस्बैंड को दोबारा से खड़ा करना है, जो डॉक्टर ये कहते हैं कि ये अब कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने वहाँ पे भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आई, मैंने अपने बेटे की शादी जब की है, उसके बाद मैंने लाहौर में भी, इधर भी कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जो कोई मुझे बताता था, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई ऐसा सेंटर नहीं मैंने छोड़ा कि जहाँ कोई मुझे कहता था कि यहाँ उम्मीद है और तुम जाओ
और मैं वहाँ ना गई हूँ, मुझे खुद जाना पड़ा, मैं खुद इन्हें लेके जाती थी हर जगह पे। मेरे भाई, मेरी भाभी मुझे सब कहते थे कि बाजी हम आपके साथ जाएंगे, बाजी हम लेके जाएंगे। तो मैं उन्हें मना कर देती थी, मैं कहती थी नो, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मुझे ही उठाना है और इसे खुशी से मैं ही उठाऊंगी, तुम लोग करोगे, ये नहीं है कि तुम लोग नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में ये बात आ जाए कि ये क्या बाहर से आ गई मुसीबत हमारे लिए डाल दी है इसने आके, कि हमें दिन रात भागना पड़ रहा है, तो मैं क्या, मैं ये तुम्हारे दिल में भी ये सोच आए, मैं ये ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है तुम लोग करोगे, तुम लोग दिल से ही कह रहे हो या दिल से ही जाना चाहते हो, लेकिन नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मुझे पूरा करना और मैं ही करूँगी। आप यकीन करें कि मैं अकेले इन्हें लेके जाती थी। उस वक़्त मेरी अम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ पे कोई वो टैक्सी वगैरह नहीं आती थी, अंदरून शहर में रहती हैं वो, जो पुराना लाहौर है समझ लें, वहाँ पे वो होती हैं। तो उस वक़्त आज से 12 साल पहले वहाँ पे ये उबर शुबर इन चीज़ों का भी रिवाज नहीं था और टैक्सी तो वहाँ आती ही नहीं थी। रक्शे वगैरह खूब वहाँ पे चलते थे, अभी भी हैं। अभी ये है कि अभी जाओ तो अभी उबर करीम सब आ जाती हैं वहाँ पे, इन ड्राइव, जो भी आप बुलाना चाहो, लेकिन उस वक़्त नहीं था। तो मैंने रक्षा लगवा लिया था, मैंने रक्षे पे, मैं रक्षा भी जब ढूंढने जाती थी तो मैं कितनी कितनी देर खड़े होके ये देखती रहती थी कि रक्षा जो है वो हाइट वाला तो नहीं है, क्योंकि मुझे इनको चढ़ाने उतारने में मुश्किल होगी। सम टाइम रक्षे वाले अच्छे होते थे कि जो साथ लग के इनको बिठा देते थे, उतार देते थे। सम टाइम रक्षे वाले भी ऐसे होते थे जो आगे बैठे होते थे, उन्हें कोई पता नहीं होता था कि एक लेडी है जो एक ऐसे मरीज़ को रक्षे पे चढ़ा रही है और उतार रही है और साथ में व्हील चेयर भी रख रही है, उतार रही है, नहीं हेल्प करते थे। लेकिन कई लोग उसमें बहुत अच्छे भी थे जो मेरी हेल्प कर देते थे, जो कहते थे मैं बाजी आप साइड पे हो जाओ, हम इन्हें बैठा देते हैं, आप साइड पे हो जाओ। वो मेरी चेयर उठा के रक्षे में रख देते थे। तो मैं इस तरह से इनको मतलब लेके जाती थी हर जगह पे, जहाँ मुझे किसी ने कहा है ना कि फ़लाँ जगह शिफा है, तो मैं पहुँच जाती थी यही सोच के कि क्या पता अल्लाह ताला ने वहीं इनके लिए शिफा रखी हुई है। तो इस तरह से मैं मतलब ना, जब ये मैं इस तरह से निकली हूँ ना, तो फिर मेरा जो था ना, मैं और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। यानी मैंने, वही बात है कि मैंने बात करनी शुरू कर दी, मैं डिस्कस करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ इन्हें लेके जाती थी मैं खुद हर एक से बात करती थी, मैं हर डॉक्टर से खुद मिलती थी, मैं खुद उनसे सारी डिस्कस करती थी, सारा कुछ करती थी। क्योंकि मैं इन्हें देख रही थी और मुझे पता था कि इनको कैसे कैसे मैं हैंडल करती हूँ, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स है। तो ज़ाहिरी बात है वो मुझे ही डॉक्टर्स को बात करनी होती थी। तो वही वही रुबीना जो कभी अपनी नहीं बता सकती थी कि मुझे बुखार है, वो आज इस मरीज़ का, यानी ऐसा मर्ज़ जिसका वो उसके हाव नाव भी नहीं थी, वो डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रही होती थी और उनसे पूछ रही होती थी कि किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से ये बेहतर हो सकता है। और आप यकीन करें, मैं जितने डॉक्टर्स के पास भी गई सब ने मुझे मायूस किया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि ज़ाहिरी बात है उनकी एक अपनी पढ़ाई है, वो बस उस पढ़ाई तक महदूद होते हैं। और वो जब वो इनकी हिस्ट्री देखते थे, इनकी बीमारी देखते थे, उसका नाम पढ़ते थे, मुझे तो वो नाम लेना भी नहीं आता है कि जो इनको हुआ था उसको क्या कहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ते थे तो वो फाइल वापस करके कह देते थे कि आप हमारे पास क्या लेने आई हैं, ये कुछ नहीं हो सकता, ये मरीज़ ऐसा ही रहता है, ये मरीज़ यूं ही होता है। और जब मैं उन्हें ये बताती थी कि मेरा मरीज़ जिसको आप ये बातें बना रहे हैं वो इस कंडीशन में आया हुआ है, तो वो आप यकीन करें कि डॉक्टर हैरान हो जाते थे और वो कहते थे ये मेरिकल है, ये और कुछ नहीं है, ये मेरिकल है। ऐसा मरीज़ कभी भी उठ के हिल भी नहीं सकता अपने आप, और आप कह रही हैं कि वो बैठ भी रहे हैं, वो मतलब थोड़ा बहुत स्टिक के साथ चलना भी शुरू हो गए हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारे पास क्या अब लेने आई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। शुक्र अदा करें कि वो इतना अगर ठीक हो गए हैं, तो वरना तो ये मरीज़ तो ठीक हो ही नहीं सकता। ये डॉक्टर के अल्फाज होते थे मेरे सामने, और आप यकीन करें मैं उनको बड़े तसल्ली से सुनती थी। मेरे जो कज़न साथ गए होते थे वो कहते थे बाजी हम आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि अगर आप रोएंगी या कुछ करेंगी तो मैं तो इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं उन्हें कहती थी बेटा मैं ये सारा कुछ जब से ये हुआ सुनती आ रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कोई नई चीज़ें नहीं है। मैं जस्ट एक उम्मीद लेके उस डॉक्टर के पास जाती हूँ कि शायद वो मुझे कोई उम्मीद दिला दे कि शायद बेहतर हो सकता है। लेकिन बहरहाल जब डॉक्टरों ने मुझे पूरी तरह मायूस कर दिया था, तो उसके बाद बस एक अल्लाह ही था जो हमारा सहारा है और हमेशा से है और रहेगा, कि उस पर हमारा यकीन था कि इंशाल्लाह वो हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर उसने सोचा होगा। वो जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब आपसे कुछ लेता है तो उससे बेहतर आपको देता है। तो मैं भी इसी यकीन के साथ चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने मुझे इतना नवाजा है कि वाकई मैं इस काबिल नहीं थी कि जितना उसने मुझे नवाज दिया है। कि मैं
तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड, जिसको कोई डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बेड पे पड़ा रहेगा, आज मेरा हस्बैंड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ने खुद स्टिक के साथ मस्जिद जाते हैं, घर में मूव करते हैं। अभी माशाल्लाह से इतनी बेहतरी हो गई है कि वो नहा भी खुद ही लेते हैं, इवन कि अपने कपड़े भी पहन लेते हैं। अब सोचें कि एक ऐसा इंसान जिसको कि डॉक्टर्स ने ये कहा और वो यहाँ तक आ जाए। तो इसके पीछे ये था कि मैं थोड़ी स्ट्रांग रही, मैं कहीं भी मैं डगमगाई नहीं हूँ। मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा है और मैंने अपनी लाइफ को रोने में नहीं गुजारा कि मैं बैठ बैठ गई हूँ और रोने लग गई हूँ कि भाई बस अब ये अल्लाह ने मेरे ऊपर मुसीबत डाल दी है या ये क्या हो गया है। नहीं, मैंने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया था। यानी जो मेन जो मेरी बात है आप लोगों से शेयर करने की वो यही था कि मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया था, कि इस पॉजिटिव वे में लिया था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने प्यारे बंदों में शामिल कर लिया है और मुझे जो है इस आजमाइश पे पूरा उतरना है। और ये सोच के मैंने ये ठान ली थी कि अब मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। मैं वहाँ रही 5-6 साल, इनकी बीमारी के बाद भी हम लोग वहाँ रहे हैं। मेरा बेटा काम करता था, मैं काम करती थी, हम मिल के जो घर संभाल रहे थे, सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे थोड़ा टैक्स का जो क्राइसिस आया, उसकी वजह से मुझे मूव करना पड़ा पाकिस्तान, वरना हम लोग वहाँ पे इजीली अपना सारा कुछ हैंडल कर रहे थे आराम से। लेकिन टैक्स की वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल आई। फिर ये था कि 2 बेटियाँ थी, उनकी शादियाँ भी करनी थी, तो वो मुझे वहाँ रह के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि वहाँ रह के मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मुझे मूव करना बेहतर है। तो मैं पाकिस्तान मूव हुई। आप यकीन करें, जब मैं यहाँ पे भी आई थी तो मैं एक बिल्कुल खाली जहन के साथ आई थी कि मैं ये सोच जहन में ज़रूर थी कि यार मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। यहाँ तो चलो मैं काम करती हूँ, मेरा मतलब एक चल गया है काम, मेरा कुकिंग का ही बेशक काम था, बेटा भी साथ कमा रहा था, तो चलो मिल के गुजारा हो रहा था। तो अब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हिसाब। क्योंकि 25-26 साल जब आप एक मुल्क से दूर रहते हैं, 10 महीना 2 महीने छुट्टी गुजारने आते हैं, तो वो तो आपको इतना पता भी नहीं होता, आइडिया भी नहीं होता। और मुझे काम के हवाले से बिल्कुल भी स्पेशली कुकिंग के हवाले से बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ। मैं परेशान मैं बहुत हुई उस वक़्त, लेकिन फिर वही बात है कि उस अल्लाह पे भरोसा था कि इंशाल्लाह अगर उसने हमें यहाँ से हमारा दाना पानी ख़त्म किया है कि भाई हम मूव करें, तो इंशाल्लाह उस मूव में भी हमारे लिए कोई बेहतरी ही होगी। जब मैं आई हूँ शुरू में मैं बहुत डिसहार्ट भी हुई। मैंने जैसे आपको अपनी पिछली स्टोरीज़ में बताया है कि मैं बेकरीज़ पे भी जाती थी, इवन के स्कूल की कैंटीन्स के लिए भी मैं जाती थी कि कहीं किसी तरह मेरा कोई सेटअप बन जाए, कुछ मैं अपना कर लूँ, कुछ थोड़ा सा मेरा एक अर्निंग का मेरा सिलसिला शुरू हो जाए कि मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे अपनी बेटियों की शादियाँ करनी हैं, तो मैं ये अपना घर, अपना हस्बैंड, इनकी मेडिसिन, ये सारी चीज़ें कैसे पूरी करूँगी। लेकिन ये है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी मेरे लिए रिस्क लिखा हुआ था, मेरे लिए आसानियाँ लिखी हुई थी। मेहनत मैंने की, ऐसा नहीं है कि बग़ैर मेहनत के ही मुझे मिल गया है, मैंने मेहनत बहुत की है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला मुझे साथ साथ उसका फल भी देता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने यहाँ आके भी, जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने अपने पहले से वीडियोस में बताया कि मैंने कैसे घर से काम स्टार्ट किया, फिर कैसे मैं फूड पांडा पे आई, और फिर उसके बाद इतनी इज्जत जो मुझे मिली, वो किस तरह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ, वो सारी स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये जस्ट एक आपको बताने का मकसद, बताने के पीछे मकसद बस यही था कि अल्लाह ना करे कि किसी पे ऐसा वक्त आए। लेकिन अगर आप लोगों में से कुछ परेशान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मुश्किलों से लड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि अगर एक औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अगर एक औरत ठान ले तो वो दुनिया से लड़ जाती है, यानी अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक मेरे जैसी कमज़ोर औरत जिसको कि आपकी मेरा ख्याल है अभी आपको वो पूरी तरह बता भी नहीं पाई हूँ कि मैं क्या थी और मैं क्या से क्या बनी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के पीछे जो है वो मेरी अल्लाह का हाथ तो है ही है, मेरे हस्बैंड का भी बहुत हाथ है। इन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इस सेंस में बना दिया कि इनका जो अल्लाह पे एतमाद था ना, अल्लाह पे यकीन था, वो मेरे अंदर मुंतकिल हो गया। वरना मैं नहीं थी ऐसी, मुझे ये चीज़ें, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती थी। मैं कहती थी कि आप एक मामूली चीज़ खा के कैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे ही थे, वो कुछ भी ज़रा सा होता अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात पे वो यही कहते थे। और मैं उनका मुंह देखती होती थी
कि इस बंदे को मिला क्या है, इस बंदे के साथ हुआ क्या है जो ये इस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। आप यकीन करें ये हकीकत है, मुझे नहीं पता था उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त मेरा जहन छोटा था, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी। लेकिन आज जब मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, और मैं वाकई में कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा और आपके साथ कोई नहीं है। वही आपकी मदद करता है, वही आपके लिए आसानियाँ करता है। उसी से मदद मांगे और उस पर पूरा यकीन रखें कि वो आपको, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अल्लाह जो है वो मुझे कहीं भी तनहा नहीं छोड़ता। आप यकीन करें कि मैं कभी भी होता है मैं एज ए इंसान मैं भी शिकायत करती हूँ, मैं भी अल्लाह से बातें करती हूँ, मैं उससे शिकायत करती हूँ। मैं कभी दुखी होती हूँ तो मैं उसी से बात कर रही होती हूँ कि या अल्लाह ये ऐसे है, ये ऐसे है। और आप यकीन करें उसके फ़ौरन बाद जो मुझे उसका रिज़ल्ट मिलता है, तो मैं उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि या अल्लाह, मैंने तो अभी हल्की सी शिकायत की है आपसे और आपने वो मेरी शिकायत दूर कर दी है, यानी आप इतने गफूरुर रहीम हैं। तो अल्लाह ताला वाकई में बहुत गफूरुर रहीम है। बस उस पर तवक्ल करना सीख जाएं आप, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, कि आपके लिए ये जो मुश्किलें हैं आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएंगी। बस ये है कि मैं मानती हूँ कि जब इंसान पे कुछ ऐसा वक्त आता है, इंसान थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, एज आ इंसान हम परेशान भी हो जाते हैं, वो सारा कुछ होता है। लेकिन उस पर अपना यकीन नहीं छोड़िएगा, उस पर अपना यकीन रखिए और आप यकीन करें कि वो आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देगा। वो आपके आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा कि जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं, मेरी ज़ाहिरी बात है, एक एज भी है, सारा कुछ सब फैक्टर है कि मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अभी ये हंसती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को पता है ना कि अब मैं, मतलब मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने मेरा ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू कर दिया। जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, कमाना ना कमाना ये एक अलग बात है, या क्या मैं, मुझे मिलता है नहीं मिलता, वो बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, आप लोगों से ये डिस्कस करने में, आप लोगों से ये शेयर करने में, कि मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर ये एक सिलसिला मेरा खुद ही चल गया ना, यानी जैसे कि मैंने आपको अपनी यूट्यूब जर्नी में बताया कि मेरा तो 6-7 साल से मैंने चैनल बनाया हुआ है और मैं उस पर मतलब एज अ शुगल एक काम कर रही थी। लेकिन वही बात है कि ये अल्लाह ताला ही आपके जहन में आइडियाज़ डालता है कि आपको कैसे क्या करना होता है। तो मैं अब अपने आप को ये कह रही होती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं अल्लाह ताला ने इसीलिए मेरा ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि शायद अल्लाह को पता है कि अब ये नहीं कर सकती है। या अभी जैसे मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो मैं अपने आप को ये मोटिवेट कर रही होती हूँ कि अल्लाह को पता है अब कि अब तो हम 2 ही बंदे हैं, या हमें बस इतना ही चाहिए। तो इस वजह से मुझे जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं बस मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कर रही होती हूँ। मैं मुतमईन होती हूँ कि ठीक है, मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे आ रहा है, मुझे इतना ही चाहिए। मेरी हमेशा से यही दुआ रही है। आप यकीन करें, ये नहीं कि जब ये ठीक भी थे, हमारी यही दुआ होती थी कि अल्लाह ताला बस हमें उतना ही देना जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आप यकीन करें, ये मेरी हमारी दुआ होती थी, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी भी। हालांकि लोग शायद मांगते हैं ज़्यादा, लेकिन हम लोग यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला बस हमारी ज़रूरतें पूरी होती रही, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो हम कर रहे होते हैं या जो करना चाहते हैं, वो पूरा हो रहा होता है, तो हम लोग खुश होते हैं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारी वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। हमें एक्स्ट्रा करके क्या करना, लेके तो किसी ने भी नहीं जाना, सारा कुछ यहीं रह जाना है। जब जाना है तो हमने खाली हाथ ही जाना है। तो अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ गुजार लें, आपकी ज़िंदगी पूरी अच्छे से गुजर जाए, तो उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग भी, मेरी तरफ से आपको भी, सबको यही सलाह है कि पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। मैं मानती हूँ कि परेशानियाँ जब आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, तो इंसान बहुत कुछ सोचने पे मजबूर होता है। मैं भी होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती, एज ए इंसान मैं होती हूँ। लेकिन मैं फ़ौरी तौर पे अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लेके जाती हूँ। मैं फ़ौरी तौर पे, आती हैं नेगेटिव सोचें मेरे दिमाग में भी आती हैं। कभी कुछ ऐसा हो रहा होता है तो मैं भी सोच रही होती हूँ, यार ऐसे हो गया तो मैं क्या करूँगी, ये हुआ तो मैं, लेकिन उसके फ़ौरन अगले ही पल मैं जो है अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं रुबीना, ऐसे नहीं सोचना, अल्लाह है, वो खुद ही इंशाल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करेगा। और आपके सामने है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी दोनों बेटियों के फ़र्ज़ भी अदा कर दी हैं मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में खुश आबाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश आबाद रखे। आप लोग भी प्लीज़ दुआ करिएगा, मेरे तीनों बच्चों के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुश आबाद रखे और इसी तरह वो खुश रहें और अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा दे। और हमें उनकी तरफ से जो है वो खुशी और ठंडक ही आती रहे। माँ बाप तो इसी में खुश होते हैं। ये है कि मैं इंशाल्लाह आपसे अपने बच्चों के बारे में भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं और क्या करते थे और कैसे थे।
थोड़ा बहुत तो मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया ही है कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे जो हैं वो पूरा मेरा साथ देते हैं, सारा कुछ करते हैं। कभी किसी मामले में तंग नहीं किया, ना बेटियों ने ना बेटे ने, कभी भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी, एक स्ट्रॉन्ग रुबीना की स्टोरी, जिसको कि आप इतना स्ट्रॉन्ग आज देख रहे हैं कि वो कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग हुई, वो कैसे इस तरह से इस मुकाम तक आई, जो आप लोगों का इतना प्यार, इतनी इज्जत जो आप लोग मुझे देते हैं। आप यकीन करें कि मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। ये यूट्यूब का पैसा या ये चीज़ें, ये एक अलग मतलब समझें एक अलग कहानी है। मैं कभी भी इस पे नहीं जाती हूँ। मैंने कभी भी ये सोच के ये काम स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन अगर वही बात है कि अगर अल्लाह मुझे देगा तो उसमें मुझे मतलब वही बात है, कोई इनकारी भी नहीं है या मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि आप यकीन करें कि मैं जब आप लोगों से इसके बगैर भी बात करती थी, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे इस यूट्यूब की जर्नी से पहले मेरे साथ हैं, वो जानते हैं कि मैं इसी तरह उनकी हेल्प करती थी। मैं इसी तरह उन्हें घंटों टेलीफोन पे उनसे बात करती हूँ, उनको बताती हूँ। अभी भी कोई मुझे अगर फ़ोन पे पूछना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें जवाब नहीं देती हूँ या मैं कोई इस तरह से कोई करती हूँ। मैं अभी भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ जैसे जिसकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँ। ये बस एक ये है कि अल्लाह ताला ने एक आप लोगों के लिए ज़रिया बना दिया है कि भाई ज़्यादा लोगों तक जाने का मुझे कि भाई ये ज़रिया बन गया है कि मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक आती हूँ। और आप लोगों से मैं बजाय इसके कि मैं एक या दो बंदों को फ़ोन पे समझा रही हूँ, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं या उठाना चाहते हैं। तो मैं हाज़िर हूँ, मैं आपके सामने हूँ। तो ये एक कमज़ोर सी रुबीना जो थी वो आपके सामने इस सूरत में आज बैठी हुई है कि वो इतना आपसे लोगों से इतनी गप्पे लगा रही होती है, इतनी बातें कर रही होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये नहीं कि वो कहाँ किस जगह से उठ के और कहाँ पे आई हूँ और मैं कैसे आई हूँ। मेरा ख़्याल है मैं आपको उसमें से वो ज़रा सा भी नहीं बता पाई हूँ। सोचा मैंने बहुत कुछ हुआ था आपसे शेयर करने का, लेकिन ये है कि मैं जितना भी कर सकी हूँ आपसे थोड़ा बहुत मैं शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको जो है इसी तरह मोटिवेट करती रहूँगी और इंशाल्लाह आप भी इसी तरह मोटिवेट होती रहें और अपना जो काम है उसको अच्छे से करें, उसको अच्छे से जो है करने की कोशिश किया करें और पॉजिटिव रहा करें। मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, नेगेटिव ना हुआ करें, नेगेटिविटी ना सोचा करें। हमेशा जो चीज़ें हैं उनके पॉजिटिव पहलू सोचा करें। इवन कि मैं अगर किसी के साथ नाराज़ होती हूँ, मैं आपको अपनी एक ये भी आदत बता दूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर होता है एज़ अ इंसान, मैं अगर किसी के साथ नाराज़ हूँ या कुछ होता है, किसी की बात मुझे बुरी लग जाती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगती, मेरी बातें भी बहुत से लोगों को बुरी लगती होंगी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मेरे में भी बहुत सारी कमियां अभी भी हैं और पहले भी थी और अभी भी हैं। लेकिन मैं जस्ट ये होता है कि जब मैं कोई ऐसा होता है मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी कर लेती हूँ या मैं मतलब एक माइंड बनाती हूँ जी मुझे अब इससे बात नहीं करनी और मुझे यूँ मुझे वो। लेकिन आप यकीन करें कि अगले ही लम्हे में ये सोच लेती हूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ किस टाइम पे अच्छा किया था। और जब मैं वो अच्छा उसका सोचती हूँ कि यार इसने मेरे साथ इस टाइम पे ये चीज़ अच्छी की थी, तो आप यकीन करें जो उसका कोई बुरा किया हुआ होता है मैं फ़ौरन वो अपने दिल से निकालती हूँ, दिमाग से निकालती हूँ और उसकी मैं वो अच्छी चीज़ याद करके और मैं दोबारा से फिर वैसे ही हो जाती हूँ कि जैसे मैं पहले थी। मैं बहुत ज़्यादा दिल में चीज़ें नहीं रखती हूँ, ना मैं दिल में लेके बैठती हूँ। अगर मेरी कोई खफगी, कोई नाराज़गी या किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ है भी तो वो जस्ट थोड़ी देर के लिए होती है कि मुझे गुस्सा आता है। मैं बाज़ दफ़ा अपना जैसे घर में चलते फिरते भी बोल लूँगी, हाँ फलाने ने ये कह दिया, मैं तो अब उससे बात नहीं करूँगी, मैंने नहीं उनके घर जाना, मैं नहीं उनसे मिलूँगी, मैं नहीं उनसे ये करूँगी। मैं करती हूँ एज आ इंसान, मैं ये चीज़ें कर रही होती हूँ। अपने घर में चलते फिरते थोड़ी देर के लिए गुस्सा करूँगी, उसके बाद बैठती हूँ रिलैक्स होकर सोचती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार इसने फ़लाँ टाइम पे मेरा ये साथ दिया था या फ़लाँ टाइम पे इसने मेरे साथ ये अच्छा किया था, तो कोई बात नहीं अगर इस वक्त ये बात हो गई है तो मैं फ़ौरन, आप यकीन करें कि मैं दिल से भी वो चीज़ निकाल देती हूँ। मैं कभी दिल में किसी के लिए कोई खफगी नहीं रखती हूँ। वक्ती तौर पे ज़रूर होता है लेकिन उसके अलावा मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं होती है। तो इसी तरह मैं सबके साथ रहती हूँ और आप लोगों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि प्लीज़ आप भी अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, पॉजिटिव सोचा करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ करे। जो कोई मुश्किल में है, जो कोई परेशानी में है, जो अपने घर को लेके, काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके,
जो भी कोई परेशान मुश्किल है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ और मुश्किलें दूर करे और हम सबको तौफीक दे कि हम लोग अपने जो है फैमिलीज़ हैं उनको लुक आफ्टर कर सकें, उनको अच्छे से देख सकें, सबको सेहत तंदरुस्ती दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनके लिए आसानियाँ करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करें, मेरे हस्बैंड के लिए किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बहुत बेहतर हो, मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए वो ठीक हो गए हैं। जिस कंडीशन से वो यहाँ तक आए हैं तो मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह आप आगे भी अल्लाह ताला ऐसे ही ठीक ही रखेगा। और मैं आपसे और भी अपना सारी चीज़ें जो है ऐसे ही शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा ही हैं। अब आप मेरी फैमिली हैं, बल्कि जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे बारे में इतना पूछते हैं, सोचते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको अपनी फैमिली ही कंसीडर करती हूँ। और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी अब किसी और नई स्टोरी के साथ या किसी और नई चीज़ के साथ, और इसी तरह आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। एक छोटी सी बात जो मेरी रह गई वो ये थी कि अभी मैंने आपसे ये बात करी थी, हस्बैंड ये पीछे ही लेटे हुए हैं, ये देखें, और वो सुन रहे थे मेरी बातें। तो अभी जैसे ही मैंने इसको पॉज किया और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मैं हंसने लग गई हूँ। मैंने उन्हें कहा मैं क्या आप मेरी स्टोरी सुन रहे थे? तो वो भी हंसे हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा मैंने सही बातें की हैं या गलत की हैं या क्या कहा है ना? तो वो मुझे यूं यूं करके ना ऐसे ऐसे करके प्यार करने लग गए हैं कि तुमने सही बात की है। तो मेरे हस्बैंड ने भी तस्दीक कर दी है जी कि मैंने जो भी बताया उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। वो सारा कुछ सच ही था। मेरा ख़्याल है मैं अपनी जो इतनी लाइफ में से सिर्फ जस्ट आपको थोड़ा सा ही बता पाई हूँ। होपफुली कि ये आपको मोटिवेट करेगा और आप इसको पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अब। अल्लाह हाफिज़।